We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, यानी कि वो आज का सौदा आज करते हैं। तो पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। ये आम नागरिक को चाहे दिख रही हो नहीं दिख रही हो, पर जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो सरकार में हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और क्या होने वाला है, अमेरिका के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में। ये एक व्यक्ति की वजह से है। जॉर्ज बुश ने आने से पहले अपने इलेक्शन में ये कहा था कि हम नेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे, हम बाहर फौज नहीं भेजेंगे, पर फिर सितंबर 11 हो गया और हर चीज़ बदल गई। तो जो दूसरा कार्यकाल होगा डोनाल्ड ट्रंप का, उसे हम ये मानकर चलें वो ज़्यादा आक्रामक होंगे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ जी। ट्रंप के दिमाग में टैरिफ जो है ना, वो दो तरह की तलवार है, दो धारी तलवार है। वो उसको एक औजार की तरह यूज करना चाह रहे हैं। क्या एक पॉलिटिशियन ये अफोर्ड कर सकता है कि वो एक बिजनेसमैन की तरह ही सोचता रहे? उनका बहुत सारा सपोर्ट जो आता है वो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन से आता है, जिनको इवेंजेलिकल क्रिश्चियन कहते हैं। और वो क्रिश्चियन ये मानते हैं कि ईसा मसीह का इस दुनिया में दोबारा आने के लिए ये ज़रूरी है कि इजराइल जो है वो फ़लस्तीन और वो इलाका है उस पर काबिज हो जाए। ट्रंप की तुम्हें खुला हाथ है, जो चाहे करो, उनसे कहते हैं। ईरान के साथ भी नहीं, ये नहीं है। जंग इंटरनेशनल रिलेशंस एक तरह से समझा जाए तो वो सिर्फ जंग की स्टडी है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पेचीदा मामला है। ये जरूर तो आपको बुलाया। पहली जंग अजीम में अमेरिका 1914 में नहीं उतरा जब शुरू हुई, अमेरिका 1917 में उतरा। अब ये सवाल है कि 1917 में क्यों उतरा अमेरिका? जब दूसरी जंग अजीम में अमेरिका उतरा तो अमेरिका की जापान की जीडीपी से 10 गुना ज्यादा जीडीपी थी। आप कहेंगे फिर तो वापस चला जाता अमेरिका, सन 45 के बाद क्यों उतरा मैदान में? तो वो रशिया के डर से उतरा। 1990 के दशक में ये आवाज फिर उठी कि भाई अब तो सोवियत यूनियन खत्म हो चुका, अब क्या जरूरत है हमें उतरने की? अब क्यों हम आए? अब वापस आ जाओ। अब क्या हुआ? अब वापस आ जाओ। अरे बहुत शानदार, आपने पिछले 10-15 मिनट में जो खाका खींचा है, सीधा आपने पूरी पिछली सदी सामने ला दी। ये होता है प्रोफेसर। हम चाहे कितना भी कह लें कि चीन महाशक्ति बनने की तरफ है, हम कितना भी दावा करें कि ये जो सदी है ये भारत की है, हम कहें कि यूरोप अलग राह पर निकल चला है और अब फिर से वो महाशक्ति बनेगा, हम कुछ भी कहें, लेकिन सच अभी का ये है, आज का ये है, जिस तारीख में हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त का ये है कि अमेरिका चुका नहीं है, अमेरिका आज भी महाशक्ति है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रही है। जानना चाहते हैं सभी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे वो कितना करेंगे, किस हद तक करेंगे, हम पर क्या असर पड़ेगा, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, भविष्य पर क्या असर होगा। तो हमने जब सरकार बनी थी अमेरिका में ताज़ा डोनाल्ड ट्रंप की, तब पॉडकास्ट नहीं किया, यही सोचकर कि थोड़ा सा वक्त देते हैं, ज़रा पॉलिसीज़ खुलकर सामने आ जाएं और हम भी किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं ये देख लें, या यूरोप किस तरह से दे रहा है, यूक्रेन किस तरह से दे रहा है, थोड़ा देख लें। और अब कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, तो हमने पढ़ाकू नितिन में सोचा कि ये ख़ास मेहमान को बुलाया जाए। पहली बार हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस स्टडीज़, ग्लोबल पॉलिटिक्स इसके विशेषज्ञ हैं। आप हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, यहाँ जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में आप प्रोफेसर हैं, एसोसिएट डीन हैं। जिंदल यूनिवर्सिटी में एक सेंटर फॉर न्यू साउथ एशिया है, इसको भी आप संभालते हैं। और पढ़ाई आपकी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में हुई है अमेरिका में। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी ऑफ हल यूके में, आपको वहाँ से एक स्कॉलरशिप मिली थी, इसका नाम हम डिस्कस कर रहे थे, क्या नाम था? शिवनिंग। लंबे वक्त तक बैंकर भी रहे हैं जी, और बहुत कुछ है आपके परिचय में, लेकिन पॉडकास्ट छोटा ही रखना चाहता हूँ, तो भूमिका ज़्यादा नहीं बांधते, सीधा बात पर आते हैं। अभी ना क्या था, जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि यूरोप चाह रहा है कि वो सही समय पर अमेरिका से थोड़ा सा अलग हो जाए अब, क्योंकि यूरोप को लगने लगा है, और अभी ऐसे कुछ बयान आ रहे हैं, जर्मनी से भी आए हैं, कि लग नहीं रहा है कि ट्रंप हमारी बहुत चिंता कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यूरोप अलग होना चाह रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पहले मैक्रों के बयान थे, अब जर्मनी की नई सरकार जो संभालने वाले हैं उनके बयान आने वाले हैं, तो मैं यहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ जो अपडेट है। आपको लग रहा है वाकई यूरोप कुछ करने वाला है, यूके वगैरह कुछ अलग होंगे, या फिर बस जो चल रहा है 1-1.5 सदी से वही चलना है? 1 सदी से, हाँ। यूरोप जो है वो घर के जमाई की तरह है, वो आसानी से हिलता नहीं है।
जब तक धक्का ना लगे। तो यूरोप अलग नहीं होना चाह रहा है, बल्कि अमेरिका उसको अलग करना चाह रहा है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ जी। अमेरिका की जो पॉलिसी है अब अमेरिका फर्स्ट, उसके तहत अमेरिका जो है वो अब यूरोप का भार नहीं उठाना चाह रहा है। यूरोप की सिक्योरिटी का भार और यूरोप से फ्री ट्रेड का भार, जिसमें ज़्यादातर ट्रेड सरप्लस यूरोप के फेवर में होता है। तो अमेरिका नहीं चाह रहा यूरोप को फाइनली ये मैसेज मिल गया कि चिट्ठी उन तक पहुंच गई। ये पिछले कम से कम 15 साल से ये प्रयास चल रहा था। पहले ओबामा ने कोशिश करी, यूरोप माने नहीं। फिर ट्रंप ने पहली अपनी सरकार में कोशिश करी, तब भी यूरोप तक ये मैसेज सही से गया नहीं। कुछ कोशिशें करते थे, आवाज़ें करते थे, क्योंकि असल में क्या है कि मुफ्त की कमाई की आदत आपको और मुझको, किसी को भी लग सकती है, लत है। यूरोप जो था वो सारा पैसा अपना एजुकेशन, हेल्थ पे खर्च करता था और फ्री में अपने सिटीजन्स को सब कुछ देता था और मज़े करते थे वो लोग। डिफेंस का भार उन्हें उठाना नहीं था, वो सारा कंधे पे था अमेरिका के। अमेरिका ने कहा अब ये बोझ अब मैं नहीं उठाऊंगा, अब तुम्हें उठाना पड़ेगा अपना बोझ। ये समझिए कि कुछ ऐसे मुल्क थे यूरोप के जो 1% भी खर्च नहीं करते थे अपने डिफेंस पे जीडीपी का। हम तो बहुत अच्छा मानते थे, हम तो कहते थे ऐसा मॉडल हमारा भी होना चाहिए। पर वो तभी हो सकता है जब आप किसी की छत्र छाया में रहते हो। आप अपने बाप के घर पे रहते हो तो किराया नहीं दोगे, पर जब अपना घर लोगे तो देना पड़ेगा। अमेरिका किराया वसूल रहा है। वैसे मैं देख रहा था, उन्होंने यूक्रेन को भी कहा कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बेचो, रूस को भी ये डील दे रहा है वो बेचो, ऐसा कुछ करोगे तो इधर से कुछ मिलेगा। ये होता क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए? असल में इसकी इतनी वैल्यू है नहीं अमेरिका के लिए, पर इसकी वैल्यू है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, यानी कि वो आज का सौदा आज करते हैं, वो कल को नहीं देखते। वो लंबे अरसे के व्यापारी नहीं हैं, वो रिपीटेड ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, वो वन टाइम ट्रांजैक्शन के आदमी हैं, जिससे मेरे ख्याल से तो नुकसान ही होगा। क्योंकि जो समझदार आदमी होता है, हम इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्म यूज़ करते हैं, एक रियलिज्म। उसकी पॉलिसी ये होती है कि आप अपने फ़ायदे नुकसान को नापते हैं और आइडियोलॉजी के ऊपर या इमोशंस के ऊपर कम, बल्कि नाप तोल के मटेरियल बेनिफिट जिसे कहते हैं, मोटा मोटा सौदा, फ़ायदे नुकसान का, उसके ऊपर आप सौदा करते हैं। तो लोग पहले कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के हैं, पर साफ बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप है नहीं उस किस्म के आदमी, क्योंकि उस किस्म के आदमी की 3 या 4 खूबियाँ होती हैं। पहली तो ये होती है कि वो, जैसे अमेरिका के एक प्रेसिडेंट कहते थे रूजवेल्ट कि टॉक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक, यानी कि डंडा मोटा और बड़ा रखो साथ में, बात हल्के नरम शब्दों में करो। वो उल्टा करते हैं, चीखते हैं, ये पुकारते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके जो साथी होते हैं, आपके जो एलाइज होते हैं, उनका आपकी सिक्योरिटी पे और आपकी खुशहाली पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। ट्रंप किसी को मानते नहीं साथ में रखना, तो अकेला शेर कितना भी ताकतवर हो, पूरा जंगल संभालना मुश्किल है। तीसरी बात ये जो मैंने आपसे अभी कहा कि आपको अपने जो संबंध हैं वो ऐसे नहीं होता इस दुनिया में, ऐसा कम होता है इस दुनिया में कि आप सिर्फ एक बार किसी से मिलें सड़क पे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएं। आपको रोज़ सुबह शाम सलाम दुआ करनी पड़ती है, चाहे रिश्ते नाते रखने पड़ते हैं, वो इसमें नहीं मानते। तो इसका अभी भार झुकाना पड़ेगा आगे जाके। पर फिलहाल उनका यही है कि भाई आज अगर हमें मिनरल का डील नहीं मिल रहा, हमने इनको इतने पैसे दिए। एक तो हर चीज़ को वो थोड़ा झूठ और उसमें मिलाते हैं कि हमने इनको 300 बिलियन से ऊपर दिए। सच बात यह है कि तकरीबन 120 बिलियन दिया है। और फिर ये कहते हैं कि यूरोप से ज़्यादा दिया हमने, वो भी गलत है। यूरोप ने 145 बिलियन दिया है कुल मिला के यूक्रेन को। तीसरी बात, वो कहते हैं यूरोप ने लोन में दिया, सब वापस मिल जाएगा, हमने ऐसे दिया है, ये भी गलत बात है। जैसे उन्होंने दिया बिल्कुल वैसे सबने इमदाद दी, कर्ज है कुछ थोड़ा बहुत, पर दोनों, अमेरिका ने भी थोड़ा बहुत कर्ज भी दिया है, तो दोनों की बिल्कुल एक जैसी है देने की व्यवहार। पर ये झूठ पे झूठ है, तो अब उनको लगता है कि मुझे अपने जो वहाँ पे अमेरिका में जो मेरे वोटर हैं उनको दिखाना है कि मैंने इसमें से कुछ वसूला है।
तो ये है मिनरल डील का। अब ये मिनरल डील भी एक शगुफा है एक तरह से, क्योंकि ये इसमें लगेंगे, पहले तो पता नहीं कि कितना है उसके अंदर मिनरल। जो उन्होंने उसका नापातोली इवैल्यूएशन किया था वो सोवियत यूनियन के दौरान हुआ था, तो वो 40-45 साल पुराना आंकड़ा है, उसका इवैल्यूएशन होना है। दूसरी बात ये 18 साल लग जाते हैं एवरेज पे निकालने में इस टाइप की चीज़, और कोई भी माइन अगर शुरू करते हैं कोई भी खान तो वो 40 साल तक चलती है। तो ये कितना है, कब निकलेगा और कितना मिलेगा इसमें से। लेकिन जैसे ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा है कि भाई निकालिए और दीजिए, ऐसी ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम नहीं देंगे पता उसे भी नहीं है कि क्या है और कितना है। बट एक चीज़ है कि यूरोप का जो अब हाव भाव है, जो ये दिखा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि अगर उन्हें जो परमाणु सुरक्षा मिली हुई थी वो अमेरिका से ना हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास फ्रांस भी है, जर्मनी तो ये कह ही रहा है, हमारे पास यूके भी है, हम उनसे बात कर लेंगे। तो इससे ज़ेलेंस्की तो खुश हैं, ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि मदद का रास्ता खुला हुआ है। तो अभी तक 1-2 दिन पहले तक जो हम ये मान रहे थे कि युद्ध अब बंद होने वाला है, क्या युद्ध बंद नहीं होगा, चलेगा? ये ज़ेलेंस्की बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपकी आधी से ज़्यादा मदद अमेरिका से आ रही थी फौजी तौर पे, हथियार, जो यूरोप उसका भार उठा नहीं सकता। ज़ेलेंस्की को अच्छे से पता है, ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा परेशान है। ना ही ज़ेलेंस्की ने सिर्फ इस बात पे मना किया कि मिनरल्स की बात थी, ट्रम्प कह रहे थे वो जो डील था ओरिजिनल, उसमें ये था कि एक तो मिनरल्स मिलेंगे, उसके ऊपर से जो आपको रेवेन्यू मिलेगा आपकी गैस से, तेल से, जो आपको रेवेन्यू मिलेगा आपके पोर्ट्स से, आपके उसका भी रेवेन्यू चाह रहे थे ट्रम्प। तो ये सिर्फ वो बात नहीं थी, और ट्रम्प कह रहे थे ये तो पिछले का सौदा है जो मिल चुका है पैसा, ये आगे का नहीं है, ये जो हम आपको दे चुके हैं उसके एवज में है। तो उस सौदे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ज़ेलेंस्की नहीं, कोई भी किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का प्रधानमंत्री ये बात मान नहीं सकता था, पर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अमेरिका के बगैर ये जंग मेरे ख्याल से तो चल ही नहीं सकती साल भर से ज़्यादा, और अगर चलेगी भी तो बहुत रेंग के, ये साल भर भी अगर चल गई तो वो परेशान है। पर ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला जिसे कहते हैं, जो अमेरिका ने दी हुई थी, जो ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी है, पर क्या ब्रिटेन और फ्रांस उस न्यूक्लियर अम्ब्रेला को आगे तक बढ़ाएंगे? क्यों? ये क्योंकि मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ। अमेरिका में भी ये काफ़ी सालों से, दशकों से ये बात चल रही है, बल्कि शुरू से ही, कि अमेरिका ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला सिर्फ यूरोप को नहीं दी हुई थी, जापान को और साउथ कोरिया को भी दी हुई थी। तो ये बात चल रही थी कि क्या अमेरिका वॉशिंगटन को दांव पे लगाएगा टोक्यो और सियोल को बचाने के लिए? क्या अमेरिका सियोल और टोक्यो को परमाणु हथियार से बचाने के लिए डाउनटाउन वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में बम एक्सप्लोड होने देगा, न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड होने? क्योंकि वही बात है कि अल्टीमेटली अगर आप न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रहे हैं तो आपके शहर भी जा सकते हैं, तो क्या आप रिस्क करेंगे, वो इतना बड़ा आप उठाएंगे भार? तो ये कहना कि लंदन और पेरिस उठाएंगे बर्लिन के लिए या कीव के लिए ये भार, या वॉर्सो के लिए, ये देखना है अभी। इस पर जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, ज्यूरी इज आउट अभी तक। अब जब आप ये सब कह रहे हैं और अभी ट्रम्प के आने के बाद जब हम पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 2025 के इस साल में दुनिया बहुत कुछ और हो जाएगी क्या? 1 जनवरी 2026 को जो दुनिया हम देखेंगे वो आज की दुनिया से बहुत अलग होगी। बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। वो क्या है, कल सवेरे जो मैं आँख मेरी खुली, एक मौजू, एक मजाकिया सा वो लिखा था उन्होंने ऐसे, पितरस बुखारी ने, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, बल्कि दुनिया ऑलरेडी बदल चुकी है। मैं ख़बर आपको देना चाह रहा हूँ कि, और यूरोप ने भी जैसे कहते हैं ना, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, कल ही किया है। तो दुनिया बदल चुकी है। इस दुनिया के बदलने के लक्षण जो थे वो बहुत पहले से आ रहे थे, तकरीबन 12 साल पहले से मैं कहूँगा, ओबामा के फर्स्ट और सेकंड टर्म के दौरान से, और वो अब पूरे हो चुके हैं और दुनिया पूरी तरह से ही बदल चुकी है मेरी राय में। तो बल्कि मेरी राय में नहीं, सारे जो विश्लेषण करते हैं, विश्लेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, वो सब ये कह रहे हैं। अभी किस तरह से बदल चुकी है ये अब हम डिस्कस करेंगे, पर ये हर तरह से बदल चुकी है ये दुनिया। हिंदुस्तान के लिए भी बदल चुकी है, और बाकी यूरोप के लिए और जापान और कोरिया के लिए तो बिल्कुल ही बदल चुकी है अब ये दुनिया। ये वो दुनिया ही नहीं रही। वाह। मतलब ये है कि बदलाव आ चुका है, बहुत ज़्यादा। हमें अभी दिख नहीं रहा है,
हम जैसे आम लोगों को, मतलब जो थिंक टैंक्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जिन्हें साइन करने हैं, उन्हें पता है, मगर हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं हमें शायद उसका एहसास, थैंक यू भाई, उस तरह से नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि जो चीज़ें हो रही हैं, ये अगर 10 साल पहले क्या 5 साल पहले भी किसी ने कही होती तो हम कहते हैं ये नामुमकिन है, ये बातें नामुमकिन हैं, हमने ये कही होती। क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है 10 साल पहले के लोगों के लिए। हाँ, अगर आप किसी आदमी को, वो जैसे नहीं है, कहानी नहीं सुनते थे हम कि एक गुफा में लोग सो गए, और वो कुरान में भी है कि वो पता नहीं 20-30 साल सोते रहे, जो भी है, बहरहाल जब वो उठे तो दुनिया कुछ अलग ही थी। ये वैसे ही है, अगर आप किसी 5 साल या 10 साल से ज़्यादा सोए हुए आदमी को यहाँ बुलाएंगे तो वो कहेगा कि आप किस किस्म का भद्दा मजाक है। मामला ये है, आप मतलब ये सोच ही नहीं सकते थे कि अमेरिका कहेगा कि भैया तुम अपना संभालो, हम चले। WHO को कहेगा हम पैसे नहीं देते। हाँ, WHO क्लाइमेट चेंज वालों कहेगा तुम अपना देखो, हमें क्या पता। WTO बिल्कुल बंद हो चुका है पिछले 7-8-10 साल से, काम ही नहीं कर रहा। यानी कि जजेस की भी नियुक्ति नहीं हो रही WTO में, कोई चीज़ ही डिसाइड नहीं हो पा रही। अमेरिका जो सबसे बड़ा फ्री ट्रेड का, मतलब खुले व्यापार का समर्थक था, चीन को लेकर आया WTO कि चलो, वो कह रहा है कि नहीं करना भैया। अमेरिका जो कहता था कि भैया हम यूक्रेन को तब तक करेंगे जब तक यूक्रेन नहीं चाहेगा, हम तब तक साथ निर्भर है हमारे ऊपर, हम बाहर उठाएंगे, वो यूक्रेन से कह रहा है भैया अपना रास्ता नापो। जर्मनी से कह रहा है अपना रास्ता नापो। जर्मनी जिसके लिए अमेरिका ने इतनी 2 जंगें लड़ी, जर्मनी का लीडर कह रहा है अमेरिका से और अपने लोगों से कि भैया अब हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अब हमारा वक्त चला गया अमेरिका पे निर्भर होने का। इंग्लैंड और फ्रांस का लीडर, इंग्लैंड जिसके साथ स्पेशल रिलेशनशिप थी अमेरिका की, अमेरिका 2 जंगे अजीम लड़ा इंग्लैंड के लिए, अब इंग्लैंड पे भी सवाल उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो साउथ कोरिया से वो कह रहे हैं भैया अपना रास्ता देखो। साउथ कोरिया में एक डिबेट चल रही है कि क्या हमें परमाणु हथियार इख्तियार करने चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर हमारी अमेरिकन की न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं रही, जापान में भगदड़ मची हुई है कि क्या होगा आगे, तो पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। ये आम नागरिक को चाहे दिख रही हो नहीं दिख रही हो, पर जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो सरकार में हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और क्या होने वाला है, अमेरिका के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में। ये एक व्यक्ति की वजह से है नहीं, या ये हालात ही ऐसे हैं? बिल्कुल भी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है। ये लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, और सिर्फ हमारी यहाँ नहीं, अमेरिका में भी लोग इस बात को नहीं समझ पाए जब ट्रंप पहली बार आया। लोगों को ऐसा लगा ये एक व्यक्ति पागल आ गया है जिसकी वजह से ये सब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अमेरिका फर्स्ट का नारा जो है, ये बहुत ही पुराना नारा है, ये 1930 के दशक का नारा है। यानी कि अमेरिका अपनी हिस्ट्री में, अमेरिका अपने इतिहास में ज़्यादातर अंदरूनी हालात पे ही फोकस किया है अमेरिका ने, दुनिया पे नहीं किया है। अमेरिका बन गया था 76 में, आज़ाद हो गया 76 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। आप समझिए 1780 से ऑनवर्ड अपनी सरकार चला रहा है, और आप समझिए कि 1945 तक अमेरिका का कोई ऐसा दुनिया की तरफ रुझान नहीं था कि हम परमानेंटली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे बाहर के मुल्कों को, अमेरिका के बाहर के मुल्कों को। तो ये तकरीबन हो गया, अगर आप समझें तो 165 साल का अरसा। और अमेरिका जो बाहर में इन्वॉल्व है, ये पिछले आप समझिए 80 साल से इन्वॉल्व है, मोटा मोटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उसे लगा कि अब एक जगह खाली है, तो इससे दुगना हिस्सा जो है इतिहास का, उसमें अमेरिका था ही नहीं इन सब चीज़ों में। अब ये वापस उसी में जाना चाह रहे हैं, उसकी ख़ास वजह हैं जो अगर आप कहेंगे तो मैं विस्तार में बता दूंगा। हाँ प्लीज़। तो इसका जो रियल रीज़न वो ये है कि अमेरिका में जो है सारा भार अमेरिका की पॉलिसीज़ का, अमेरिका की पब्लिक जो है वो बिलीव करती है। मतलब अमेरिका की आप समझिए कि 2 तरह की पब्लिक हैं। एक तो जो कोस्टल अमेरिका है, यानी कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, यानी कि न्यूयॉर्क, बॉस्टन ईस्ट कोस्ट हो गया, वॉशिंगटन, मायामी तक, और वेस्ट कोस्ट हो गया ये सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सिएटल तक। इसकी पब्लिक और इसकी जो कंपनियां हैं, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से बहुत फ़ायदा उठाया है, ग्लोबल ट्रेड से। और जो इनर अमेरिका है, जिसे हम कहेंगे मिड वेस्ट और सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने इसका भार उठाया उनकी नज़र में। यानी रूरल अमेरिका में और स्मॉल टाउन अमेरिका में इनकम्स उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई, उनको
नौकरियां उनकी गई क्योंकि फ्री ट्रेड हुआ, अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट्स उठाने पड़े। जंगें लड़ी गईं जिसमें अमेरिका जाके लड़ा, ज़्यादातर जो लोग उसमें मारे गए वो इन जगहों के थे। और नौकरियां जाने की वजह से यहाँ पे ड्रग्स फैल गया, फेंटेनिल का एपिडेमिक हो गया। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें इससे क्या मिला, इस फ्री ट्रेड से, इस दुनिया से व्यापार करने से, इस दुनिया को सुरक्षा देने से हमें क्या मिला। हम तो नुकसान में रहे, आप लोगों को फ़ायदा हुआ जो एलीट हैं, जो इन कोस्टल सिटीज़ में रहते हैं। और फॉरेन पॉलिसी जो था वो एक एलीट का काम था, एक उच्च वर्गीय लोगों का वो था, टेरिटरी, उनके इलाका था। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें ये नहीं चाहिए। और मुझे इसका एक निजी एक्सपीरियंस हुआ। मैं जब पहली बार अमेरिका पहुंचा तो वहीं जॉन हॉपकिंस में मुझे एक लेडी मिली, एक खातून मिली, जो उस वक्त, मैं तो 22-23 साल का था, वो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था जैसे बहुत उम्र की है, पर अपनी 40 साल के आसपास की थी। और वो इनर अमेरिका से थी, रूरल बैकग्राउंड से थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं बता रहा हूँ सन 2000 की, यानी जॉर्ज बुश के इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और वो कह रही थी कि भाई हमें दुनिया से विड्रॉ करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा डिफेंस बजट इतना हो, हम फॉरेन इंटरवेंशन भी नहीं चाहते, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन भी नहीं चाहते, चाहे कहीं जेनोसाइड हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं। और हम जो है फ्री ट्रेड भी नहीं चाहते, और हम फॉरेन एड भी नहीं देना चाहते किसी को, फॉरेन एड भी बंद होना चाहिए। तो मैं तो बहुत अचंभे में आ गया और मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा ये कैसी वाहियात बातें कर रही हैं आप, और लोग गरीब हैं, लोग कहीं दुनिया में खाना जंगी में, कहीं भूख से मर रहे हैं, कहीं उनको एड्स हो रहा है, आप चाह रही हैं कि वो सारा पैसा आपके ऊपर खर्च हो, आप तो इतने समृद्ध मुल्क हो। मैं उस वक्त समझ नहीं पाया असल में, पर हल्के हल्के मैं समझने लगा हूँ उसके बाद कि वाकई में वहाँ थी तंगी, थी, उन लोगों के हालात अच्छे नहीं थे, और वो ये नहीं चाह रहे थे इस तरह की ग्लोबल पॉलिसी, और वो चाह रहे थे कि ये पैसा अंदर खर्च हो। इसीलिए जॉर्ज बुश ने आने से पहले अपने इलेक्शन में ये कहा था कि हम नेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे, हम बाहर फौज नहीं भेजेंगे। पर फिर सितंबर 11 हो गया और हर चीज़ बदल गई, और उन्होंने भी भेजना शुरू कर दिया। ओबामा इस पे इलेक्ट हुए कि भाई नहीं, हम डोमेस्टिकली फोकस करेंगे, बाहर जंगे नहीं लड़ेंगे। ओबामा को वोट इस बेसिस पे मिला, और फिर हल्के हल्के ओबामा ने कोशिश करी, पर पूरी तरह से वो भी नहीं। नोबेल प्राइज ही मिल गया इस पर तो कि ये नहीं करेंगे। नोबेल प्राइज की कहानी थोड़ी अलग है, वो उनको फौरन ही दे दिया उन्होंने आते ही। उन्होंने कुछ किया भी नहीं था, इसलिए कि वो सिर्फ जॉर्ज बुश नहीं है, नहीं होने पे उनको मिला वो नोबेल प्राइज। तो उन्होंने भी कोशिश करी, थोड़ा बहुत कोशिश कामयाब हुई, पर ज़्यादा नहीं हो पाई। फिर ट्रंप ने कोशिश करी कि भाई हम डोमेस्टिकली फोकस करेंगे और बाहर नहीं करेंगे। पर ट्रंप जो पहली सरकार में आए तो उनको बहुत लोगों ने रोक दिया। उनकी सरकार में उनके जो जनरल्स थे, उनके जो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनके जो एडवाइजर्स थे, वो सब पुरानी सरकारों के थे, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के थे। उन्होंने उनको रोका इन सब चीज़ों से जो वो करना चाहते थे कि भाई हटाओ बाहर का बोझ और अंदर लाओ। तो इसलिए वो इतने कामयाब नहीं हो पाए। बाइडन ने भी थोड़ा बहुत कोशिश करी, इसीलिए वो अफगानिस्तान से हटाई फौज वौज ये सब किया, और टैरिफ्स मेंटेन किए जो ट्रंप ने लगाए थे। ट्रंप कुछ हद तक कामयाब हो गए थे कि कम से कम चाइना पे कुछ टैरिफ्स लगाए थे उन्होंने। पर इस बार ट्रंप जो है वो बिल्कुल बेलगाम, बेनत्थे बैल की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह है इस वक्त। उन्होंने कहा भैया अब जितने भी उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो सब उनके चमचे हैं कैबिनेट में, और कोई उनको रोक नहीं सकता। जनरल्स को भी फायर कर दिया, 4-5 टॉप के जनरल्स को आते ही फायर किया उन्होंने कहा अब जो मैं कहूँगा वो होगा जो मेरे दिमाग में है, और मैं अमेरिका फर्स्ट का नारा असल में साबित करके दिखाऊंगा कि जो हमारे इनर अमेरिका के मेरे वोटर के फ़ायदे में होगा सिर्फ वो करूंगा। और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि ये क्या है क्या। वाह, आपने तो बहुत जल्दी बहुत कुछ क्लियर कर दिया मुझे। हाँ, मतलब अब देख के लग रहा है वाकई ये तो 9/11 ने बदल दिया है, वरना ये पॉलिसी तो आज से 25 साल पहले लागू हो सकती थी। बिल्कुल, जॉर्ज बुश ही इसी बेसिस पे इलेक्ट हुए। बल्कि क्लिंटन को जब वो कहते थे बुरा, तो इन्हीं बात पे लोग बुरा कहते थे कि क्लिंटन ने क्यों पैसा खर्च किया इतना ज़्यादा बोस्निया में और कोसोवो में, और क्यों ये उसमें इन्वॉल्व थे सोमालिया में, और क्यों हम गल्फ़ में लड़ रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, फ़ौज का कम करो भार, यहाँ पे पैसा खर्च करो। वो खुद इस बात पे इलेक्ट हुए। तो जो दूसरा कार्यकाल होगा डोनाल्ड ट्रंप का, उसे हम ये मानकर चलें वो ज़्यादा आक्रामक होंगे, ज़्यादा डिसाइसिव होंगे, और ज़्यादा इस बार परवाह नहीं करेंगे कि कौन उनके साथ है या नहीं। बिल्कुल, वो दिख ही रहा है हमें कि उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आप समझें कि अमेरिका में 80 साल की पॉलिसी थी यूरोप का अलायंस। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि ये अलायंस टूट जाएगा,
पर वो कह रहे हैं कि भैया भाड़ में जाएं, अब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम टैरिफ लगाएंगे, सही करेंगे, हमारी जो आप अपना भार खुद उठाएंगे। पर ट्रंप ये बहुत पहले से कह रहे हैं। 1990 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया को हम क्यों फौज, उस वक्त भी साउथ कोरिया में इनकी फौज थी, उस वक्त मुझे याद नहीं कितने 25-30 हज़ार कितने फौजी थे उस वक्त, और वो हम क्यों देते हैं, साउथ कोरिया एक अमीर मुल्क है, साउथ कोरिया को खुद अपना भार उठाना चाहिए, साउथ कोरिया को बल्कि हमें प्रॉफिट देना चाहिए 50% का जो हम खर्च करते हैं उसके ऊपर। मतलब एक तरह से हफ्ता वसूली है, आप समझिए इस बात को। वो पहले से कह रहे हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, उनको हमेशा से ये लगता है कि जैसे उनका फ़ायदा उठाया गया है। पर सर एक बात बताइए, क्या एक पॉलिटिशियन ये अफोर्ड कर सकता है कि वो एक बिजनेसमैन की तरह ही सोचता रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल बहुत ही जिसे कहते हैं ना शॉर्ट साइटेड है पॉलिसी, कि आप जो है वो अपने आप को एक तो आपका जो एक मुल्क की जो एक व्यवहार होता है, एक मोरालिटी जिसे कहते हैं आप, कि आप अच्छे बुरे का संस्कार जो होते हैं उसको आप तोड़े दे रहे हैं, हर मर्यादा को तोड़े दे रहे हैं आप। एक तो दूसरी बात यह है कि आप एक मुल्क को एक कंपनी की तरह नहीं चला सकते, जो दुकान नहीं हो सकता ना। हाँ, एक दुकान बनी हुई है, और इलॉन मस्क भी वही चीज़ कर रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है अमेरिका के लिए भी, जो जिस तरह का व्यवहार है। हम उसमें आगे बात कर सकते हैं। मैं इलॉन मस्क पर तो आऊँगा। बस मैं ये पूछ लूँ, जब आप ये बात कहते हैं कि जो कुछ पुराने अलायंसेज हैं वो टूट रहे हैं, तो सबसे अच्छा मौका है पूछने का कि क्या कुछ नए अलायंसेज बनते दिख रहे हैं? नहीं, यही बात हिंदुस्तान के लोग नहीं समझ पा रहे थे। जब ट्रंप का हो रहा था तो बहुत यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी कि ट्रंप आने वाला है। इस बार भी कह रहे थे ट्रंप आएंगे तो यूं हो जाएगा, ट्रंप आएंगे तो यूं हो जाएगा। जैसे कि हमें विरोध कम देखा, पिछली बार विरोध और खुशी दोनों ज्यादा थी, इस बार विरोध था ही नहीं। और बाइडेन ने शायद इतना बुरा हाल कर दिया कि किसी को लगा आने दो यार अब। नहीं, इनको लग रहा था कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या हमारे फेवर में पॉलिसी हो जाएंगे और क्या हमें हथियार दे देंगे और क्या हमें फ्री में दे देंगे। कुछ ऐसा होने नहीं वाला। आप सरकार की बात कर रहे हैं? जी, सरकार की नहीं, सिर्फ मीडिया में भी ये बातें बहुत हो रही थी और ये बढ़ चढ़ के बात हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप जो है वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, उनको किसी से अलायंस नहीं बनाना। और ये अलायंस की बात से ना मैं आपको ये एक थोड़ा इसका एक हिस्ट्री, इसका एक इतिहास बताना चाहता हूँ कि अमेरिका शुरू से ही, जैसे थॉमस जेफरसन 17वीं सदी में और उन जॉन एडम्स जो उनके फाउंडर्स थे, जिनको उनको फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, वो अपने पिता कहते हैं, वो कहते थे अवॉइड करो एंटेंगलिंग अलायंसेस, जिनमें आप उलझ जाओ, ऐसे अलायंसेस को अवॉइड करो। हर अलायंस में आप बंध जाते हो एक तरह से हिंदुस्तान ने भी यही पॉलिसी फॉलो की है। नेहरू के टाइम से हमने कभी किसी के साथ परमानेंट अलायंस नहीं बनाया। कुछ वक्त के लिए हम सोवियत यूनियन के करीब थे, वो हमारी ज़रूरत थी, पर बहरहाल ज़्यादातर वक्त हम भी किसी के साथ ना रहे ना, हमने भी अपने आप को एक नॉन अलाइंड नेशन की तरह देखा है। अमेरिका पर इसमें ज़्यादा कामयाब हो सकता है, शुरू से ये फीलिंग रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक किले की तरह है, दोनों तरफ हज़ारों मील की ओशन है, दोनों तरफ हज़ारों मील का समुंदर है, जो अमेरिका को कोई छू नहीं सकता। आसपास के जो नेबर हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं और उनसे ज़्यादा उनके पास फ़ौज भी नहीं है, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो मेक्सिको हो। तो अमेरिका एक तरह से महफूज किले की तरह है, जिसको कोई, तो ये हमेशा से थिंकिंग रही है अमेरिका में कि भाई हम एक सुपर पावर बन चुके हैं। और अमेरिका सुपर पावर बना भी कैसे, ये भी तो आप ज़रा देखें ना। हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन जो उपजाऊ है, सैकड़ों नेविगेबल नदियाँ जिनमें जहाज़ चल सकते हैं, वो नदियाँ आती हैं कोस्ट पे, जहाँ डीप सी पोर्ट्स हैं अमेरिका के पास इतने सारे, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट से अटलांटिक से आप यूरोप के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अफ्रीका और एशिया के साथ। वेस्ट कोस्ट से आप चीन और जापान और पूरे ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि फिर इमिग्रेशन की फ्री पॉलिसी, शुरू से लोगों को उस मुल्क में भरना शुरू कर दिया। उन लोगों के पास शुरू से ही अमेरिका में ज़मीन थी, हर आदमी के पास, यानी कि शुरू से ही अमेरिका एक मिडिल क्लास नेशन थी। फ्रॉम द बिगनिंग अमेरिका इज़ अ मिडिल क्लास नेशन, यानी कि समृद्ध है, बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा व्यापारी बाज़ार है।
तेल है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है अमेरिका में, और फिर कोई लगाम नहीं है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लेबर मार्केट फुल्ली फ्लेक्सिबल है, ना कम्युनिज्म ना सोशलिज्म कुछ फॉलो ही नहीं किया अमेरिका ने, हमेशा से खुला व्यापार और बढ़ चढ़ के व्यापार, टैक्स लो। तो अमेरिका को बनना ही था एक विश्व शक्ति, और वो बन चुका था विश्व शक्ति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही, पहली विश्व युद्ध में ही अमेरिका विश्व शक्ति बन चुका था। तो अमेरिका कह रहा है कि भैया जब हम विश्व शक्ति हैं, हम महफूज हैं पूरी दुनिया से, हमें क्या ज़रूरत है दुनिया का भार उठाने की। आपकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने ज़्यादा डिप्लोमेसी, ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी है अपने पूर्ववर्तियों से, और ज़्यादा क्लैरिटी है उन्हें, ये और अपने फोर फादर्स के ज़्यादा करीब है। वो अपने फोर फादर से बहुत करीब है, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। वो बार बार पिछले प्रेसिडेंट्स, जो पिछले सदी के प्रेसिडेंट्स हैं, मैकिनली और उनकी बातें करते हैं 18वीं 19वीं सदी के, पर मुझे ये नहीं लगता कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है। पर ट्रंप में एक तरह की चालाकी है और एक तरह की वो है कि वो जल्दी पिकअप कर लेते हैं, जो उनको एडवाइस मिलती है, जो वो सुनते हैं, वो चीज़ें वो जल्दी पिकअप कर लेते हैं, और उनका वोटर भी वही चीज़ें चाह रहा है, इसलिए भी वो कुछ इस दिशा में मूव कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं कि इतिहास उन्होंने पढ़ा हुआ है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप कहेंगे फिर अमेरिका फिर आया ही क्यों दुनिया में, जब इतना समृद्ध है और जब इतना ताकतवर है, तो फिर आने की ज़रूरत ही क्या है? तो मेरा आपसे ये कहना है कि अमेरिका सिर्फ अपने फ़ायदे, अपनी सिक्योरिटी में, अपनी सुरक्षा में हर बार उतरा है। पहली जंग अजीम में अमेरिका 1914 में नहीं उतरा जब शुरू हुई, अमेरिका 1917 में उतरा। अब ये सवाल है कि 1917 में क्यों उतरा अमेरिका? अमेरिका उतरा क्योंकि उस वक्त जर्मनी इतना ताकतवर था कि रशिया को हरा चुका था, और इंग्लैंड और फ्रांस की कंबाइंड आर्मीज को भी हराने वाला था, उनकी फौजों को हराने वाला था। यानी कि जर्मनी पूरे यूरोप पे काबिज हो जाता। अमेरिका इसको रोकने के लिए उतरा 1917 में, और अमेरिका के उतरते ही पूरा तख्ता पलट गया, जर्मनी हार गया। इसी तरह से दूसरी जंग अजीम में, पहली जंग अजीम में जब अमेरिका उतरा तो अमेरिका की जीडीपी जर्मनी की 2.5 गुना थी, और जर्मनी की फ्रांस और इंग्लैंड से ज़्यादा थी जर्मनी की, उसकी भी 2.5 गुना थी अमेरिका की। जब दूसरी जंग अजीम में अमेरिका उतरा तो अमेरिका की जापान की जीडीपी से 10 गुना ज़्यादा जीडीपी थी, 10 गुना ज़्यादा, 1 गुना 50% नहीं, दुगनी नहीं, 10 गुना ज़्यादा जीडीपी थी। तो उनको डर ये लग रहा था कि जर्मनी और जापान जिस तरह से जा रहे हैं, अगर वो जीत गए, उन्होंने रशिया और इंग्लैंड को हरा दिया, तो अगला निशाना क्या होगा? फिर अमेरिका होगा। तो उनको रोकने के लिए, खैर दूसरी जंग अजीम में तो जापान ने हमला कर दिया था पर्ल हार्बर पे, पर ये बातें पर्ल हार्बर से पहले ही बहुत ज़्यादा हो रही थी वॉशिंगटन में कि अब हमें जंग में घुसना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। पर रोक रहा था अमेरिका का इनर अमेरिका, अमेरिका को रोक रहा था। एक पॉलिसी थी कॉल्ड आइसोलेशनिज्म, जैसे कहते हैं। यही अमेरिका फर्स्ट का नारा उठा था 1930 के दशक में कि हमें नहीं घुसना है यूरोप के मामलों में, हमें नहीं लड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे नौजवान मर चुके हैं पहली जंग अजीम में, हमें अपने और नौजवान नहीं मारने। जंग एक बहुत बुरी चीज़ है एक मुल्क के लिए, एक बहुत बड़ा भार। हमें इसका अंदाज़ा नहीं है हिंदुस्तान में, इस पीढ़ी को नहीं है, इस पीढ़ी को बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने जंग देखी नहीं, हमें पता नहीं है। इसीलिए लोग आसानी से कह देते हैं कि चीन पे कर दो हमला, जापान पे कर दो। मैं बता रहा हूँ कि इंग्लैंड का पहली जंग अजीम में आप ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स उठाएं और बोर्डिंग स्कूल के ग्रेजुएट्स उठाएं, 20% से ज़्यादा मारे गए, 20% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही सिर्फ इंग्लैंड के। इसीलिए इंग्लैंड विश्व शक्ति से कम होता गया, क्योंकि इतना भारी भार उठाना पड़ा इंग्लैंड को। और जर्मनी की तो बात ही मत कीजिए, कितने मारे गए जर्मनी में, और सोवियत यूनियन की तो बात ही मत कीजिए। तो ये जो लोग कहते हैं जंग आसानी से मुंह पे लाने वाला शब्द है, पर असल में उसका भार उठाना, तो अमेरिका में कोई लड़ना नहीं चाहता था 1930 के दशक में। अमेरिका फर्स्ट का नारा उठा कि भाई हमें नहीं, पर रूजवेल्ट प्रेसिडेंट चाहते थे कि हम घुसें, पर नहीं घुस पा रहे थे। तो ये आसान कर दिया जापान ने हमला करके पर्ल हार्बर पे, ये फैसला, क्लैरिटी आ गई। आप कहेंगे फिर तो वापस चला जाता अमेरिका। सन 45 के बाद क्यों उतरा मैदान में? तो वो रशिया के डर से उतरा। सोवियत यूनियन दिखाई दे रहा था, सोवियत यूनियन फिर काबिज हो जाएगा, स्टालिन था सामने, बिल्कुल वो काबिज हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने ये अलायंसेस बनाए और अमेरिका उतरा। स्टालिन को, मतलब अमेरिका को क्लियर था कि अब हम वापस नहीं जा सकते, अगर हम वापस गए तो अब सोवियत यूनियन सबसे बड़ा हो जाएगा। और कम्युनिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा था, चीन भी बन चुका था कम्युनिस्ट। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं यूरोप में भी ना फैल जाए कम्युनिज्म, तो इसलिए अमेरिका उतरा। अब मतलब इसलिए नहीं कि अमेरिका को कोई ज़रूरत थी दुनिया की, पर एक तरह से सुरक्षा के लिए उतरा अमेरिका। तो 1990 के दशक में ये आवाज़ फिर उठी कि भाई अब तो सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका, अब क्या ज़रूरत है हमें उतरने की।
अब क्यों हम हाँ, आए, अब वापस आ जाओ बैरकों में, अब क्या हुआ? अब वापस आ जाओ। और ये बड़ा डिबेट उठ रहा। कई प्रोफेसर्स ने, आपने उनका नाम भी सुना होगा, आजकल टीवी पे भी बहुत मशहूर है, जॉन मीयरशाइमर और ये सब जो आजकल बहुत मशहूर हुए, इन्होंने सब ने कहा कि भाई वापस आ जाओ, अब हमने अपना ऑब्जेक्टिव कर लिया है, नेटो को भी बंद करो, हाँ, घर आ जाओ वापस, जो उसका मकसद था वो पूरा हो चुका। तो अमेरिका के एलीट ने कहा कि नहीं, देखो, हमें जिस तरह से सन 45 में हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया को कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के लिए और डेमोक्रेसी के लिए सुरक्षित किया, उसी तरह से अब हमें एक मौका मिला है कि हमें फ्री मार्केट, एक लिबरल ऑर्डर बनाएं, फ्री कैपिटलिस्ट ट्रेड, फ्री ट्रेड और डेमोक्रेसी लाएं दुनिया में, और हम दुनिया में एक स्टेबिलिटी दें। और ये हमारे लिए भार में बहुत कम है, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत कम है। मतलब आप समझिए कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका 9%, 8%, 7% जीडीपी का खर्च कर रहा था। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई उस वक्त भी अमेरिका 5-6% पे था, रीगन के दौर में सनत। तो उन्होंने कहा भैया अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना कम है, हम 3% पे हैं, ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये आधा या 1/3 है हमारा भार, और हम इसमें अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें, हमारे कोई ओपोनेंट नहीं है। बिल्कुल सही था। चीन एक गरीब मुल्क था, रशिया तो बिल्कुल ही निडर था, और उसके सामने तो भविष्य ही खतरे में था, पता ही नहीं था क्या होना है। तो उन्होंने कहा कम खर्चे पे अगर हम कर सकते हैं तो उतना कम नहीं किया गया डिफेंस पे खर्चा जितना हो सकता था। और ये आवाज़ उठने लगी थी कि भाई हम जो है वो ट्रेड में डेफिसिट में जा रहे हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं, ये ग्लोबलाइजेशन हमारे काम नहीं आ रहा। पर वो सुन नहीं रहे थे एलीट्स, क्योंकि एलीट्स को फ़ायदा हो रहा था अमेरिका में, जो टॉप के लोग थे, और वो इनकी बात नहीं सुन क्या रहे। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि डेमोक्रेट्स नहीं सुन रहे थे? ना डेमोक्रेट्स ना रिपब्लिकन्स सुन रहे थे, दोनों के एलीट नहीं सुन रहे थे। और एक तरह से जब जॉर्ज बुश जो जूनियर थे, उनका इलेक्शन हुआ सन 2000 में, तो ऐसा लगा कि भाई अंदर की आवाज़ उठी है, अब टेक्सास से ये आदमी उठा है, अब आया है। पर वो भी नहीं कर पाए क्योंकि सितंबर 11 हो गया और उन पे बाकी लोग भारी हो गए। तो जैसे मैंने आपको बताया। अरे बहुत शानदार, आपने पिछले 10-15 मिनट में जो खाका खींचा है, कुंदन तुम संतुष्ट हो ना इससे? क्या मज़ा आया? सीधा आपने पूरी पिछली सदी सामने ला दी। ये होता है प्रोफेसर। अच्छा, पड़ोसियों से चलता हूँ उसके, फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ों पर बात होनी है। ये मैक्सिको से दिक्कत क्या है? दीवार तो बनी नहीं है। अच्छा दीवार बन भी गई है, ऐसा नहीं दीवार पूरी तरह नहीं बनी है, पर अब क्या होना है उसके साथ आगे? मैक्सिको के साथ जो है, इनको मैक्सिको से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, सच बात तो ये है। आ रहे हैं लोग साउथ अमेरिका से, मैक्सिको के थ्रू, वाया मैक्सिको आ रहे हैं लोग। हाँ। मैक्सिकन अब समृद्ध हो गए, और समृद्ध क्यों हुए? क्योंकि अमेरिका ने ही एक डील साइन की थी 1990s में, नेफ्टा के नाम से, जिसमें कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको एक ही ट्रेड डील में थे। तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मैक्सिको शिफ्ट हो गई, मैक्सिको समृद्ध हो गया। मैक्सिको को अब इतनी ज़रूरत नहीं है अपने लोग, जिस तरह से अब लोग हिंदुस्तान में कहते रहते हैं बांग्लादेशी आगे, बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए थे 70 के दशक में, जब वो गरीब थे और हम समृद्ध थे, उनके मुकाबले आते थे जाते थे। पिछले 20 साल से बांग्लादेश की हालत बहुत बेहतर है। बल्कि के आंकड़ों में बांग्लादेशी की जो पर कैपिटा इनकम है, वेज रेट जो है, वो बांग्लादेश में हमारी बराबर या हमसे बेहतर है। वहाँ फैक्ट्रियों में जॉब्स हैं, तो वो क्यों आएंगे? में सबसे तेज बढ़ने वाला देश। हाँ, तो वो क्यों आएंगे? ये जो बातें हो रही हैं कि बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी, इसी तरह से अमेरिका में भी ये बातें हो कि मैक्सिकन नहीं, बाकी लोग आ रहे हैं, मैक्सिकन नहीं आ रहे, मैक्सिको थ्रू मैक्सिको आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम वॉल बना देंगे, ये वो। फिर देखा कि वॉल की कीमत बहुत ज़्यादा थी और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं थी, तो बंद हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ड्रग्स आ रहे हैं, अमेरिकन्स कह रहे हैं। अमेरिका में, इनर अमेरिका में एक ड्रग का एपिडेमिक चल गया, यानी अनएम्प्लॉयड लोग फेंटेनिल खाते रहते हैं, ओपियोइड्स खाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे गैंग्स हैं, इनको कंट्रोल करना है। तो उन्होंने कहा कि हम इनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, मैक्सिको के ऊपर। अब ये ट्रंप के दिमाग में टैरिफ जो है ना, वो 2 तरह की तलवार है, 2-धारी तलवार है। वो उसको एक औजार की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। यही नहीं कि इससे हमारे ट्रेड बेहतर हो जाए और यहाँ पे उद्योग आ जाए और नौकरियाँ आ जाएं, पर हम इसको ड्रग्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, हम इसको इमिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इनको रोकने के लिए, ड्रग्स और इमिग्रेशन को रोकने के लिए इन्होंने मैक्सिको को धमकाया है। पर इन्होंने देखा कि भैया जैसी धमकी दी वैसी अंदर से आवाज़ें उठने लगी ट्रेड और अमेरिका के अंदर बिजनेस वालों की, कि भैया कीमतें बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने कहा चलो
अभी रोक के देखते हैं, इनका व्यवहार देखते हैं 1-2 महीने और फिर आगे फैसला लेंगे। कनाडा के साथ तो हमने कभी तनातनी नहीं सुनी, मतलब आप लोग विद्वान हैं, आपको पता होगा हिस्ट्री क्या है, लेकिन हम जो आम लोग हैं, जो मतलब हिंदुस्तान कनाडा के संबंध हैं, हम उनमें कनाडा को अमेरिका से बहुत जुड़ा हुआ मानते हैं, देखते हैं। हमें नहीं पता था कि एक आदमी आएगा, बयान देगा और फिर हमें किताबें खोलनी पड़ेंगी। ये क्या हुआ, कनाडा से क्या दिक्कत है? कनाडा से बिल्कुल आपने सही बात कही, कनाडा से कोई दिक्कत ही नहीं थी। कनाडा जो था वो अमेरिका से ऐसा घुला मिला हुआ था, ऐसा लगता था जैसे 51st स्टेट है अमेरिका की, ऐसा लगता ही नहीं था कि अलग मुल्क है। पर ट्रम्प जो है, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया अगर इस मौसम्बी में थोड़ा सा भी जूस बाकी बचा है, जूस निकाल लिया आपने ज़रा, भी बचा हुआ है, इसकी गूदे को भी कुचल दो। वो हर चीज़ से आखिरी बूंद निकालना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि कनाडा जो है वो काफ़ी बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत कम है, तो उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, हमसे मुख्तलिफ भी नहीं है और हमसे फ़ायदे भी उठाते हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि वो हमें तेल बेचते हैं और वो हमें हमारी बहुत सारी जो गाड़ियां हम उनसे लेते हैं, फैक्ट्रियां उनके पास हैं, तो हम उनका फ़ायदा करते हैं। उनकी नज़र में ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ट्रेड बराबरी का ही है, अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो उनको ये लगता है कि, और सिक्योरिटी के मामले में भी कनाडा जो है वो आर्कटिक तक फैला हुआ है, नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है, तो एक तरह से उनको ये लगता है कि भैया इतनी ज़मीन है, हम इस पर काबिज़ हो जाएं, ग्रीनलैंड पे भी काबिज़ हो जाए, इसके पास भी इतनी ज़मीन है, इतने मिनरल्स हैं, और उन क्या करोगे। हाँ, और वो किसी मर्यादा को नहीं मानते कि अच्छे बुरे को, डेमोक्रेसी को, पुराने रिश्तों को, या किसी चीज़ को, एथिक्स को, किसी चीज़ को वो मानते नहीं। तो उनको लगता है कि भैया इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा और मैं अपने वोटर्स को दिखा सकता हूँ कि देखो मैंने ही तुम्हारे लिए ये किया है। अपने वोटर को भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो, कि मैंने जो कहा था वो मैं कर रहा हूँ, मैं सख्त हूँ, इन्हें भी देख लूंगा, उन्हें भी देख लूंगा। लेकिन जब वो पिछली बार थे ना, तो एक बड़ी हेडलाइन देकर गए थे, तेल अवीव से उनकी जो एम्बेसी थी वो आ गई थी यरूशलेम, और बाइडेन के दौर में भी इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं, जबकि लोग मानकर चल रहे थे कि ये कुछ करेंगे इसमें। वो कहानी वहीं रुकी हुई है, ये आगे बढ़ेगी अब इस बार। ये देखिए, ट्रम्प जो हैं, इनके बहुत सारे यहूदियों से संबंध हैं, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में पूरी ज़िंदगी इन्होंने न्यूयॉर्क में ही व्यापार किया है, रियल एस्टेट में, और उसमें न्यूयॉर्क एक तरह से आप कहें कि यहूदियों का गढ़ है, इजराइल का गढ़ है, क्योंकि वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो सब जिनके साथ ये डील करते थे वो भी सब वहीं के हैं। ऊपर से उनका एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। अमेरिका में अमेरिका है तो बहुत बड़ा गणतंत्र और डेमोक्रेसी और ये वो, पर सच में बोला जाए तो अमेरिका की डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जो बहुत सारी डेमोक्रेसीज में है, कि लॉबिंग से, पैसे से आप उनकी सारी पॉलिसीज़ पलट सकते हो। तो जो गन लॉबी है वो गन कंट्रोल नहीं होने देती पैसा दे दे के लेजिस्लेटर्स को, और इजराइल लॉबी जो है वो इनके पार्लियामेंटेरियंस को पैसा दे के अमेरिका की पॉलिसीज़ जो है वो पूरी तरह से इजराइल के फेवर में बनाती है, चाहे अमेरिका को खुद उस पॉलिसी में नुकसान हो, पर वो पॉलिसी उनकी नज़र में इजराइल के फेवर में तो बट रिपब्लिकन्स को एक दूसरी वजह से भी इजराइल का फ़ायदा करना पड़ता है। वो ये है कि उनका बहुत सारा सपोर्ट जो आता है वो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन से आता है, जिनको इवेंजेलिकल क्रिश्चियन कहते हैं, और वो क्रिश्चियन ये मानते हैं कि ईसा मसीह का इस दुनिया में दोबारा आने के लिए ये ज़रूरी है कि इजराइल जो है वो पूरे जो फ़लस्तीन और वो इलाका है उस पर काबिज़ हो जाए। जब वो इजराइल पूरे में फैल जाएगा तभी ईसा मसीह इस दुनिया में लौटेंगे। और मज़े की बात कि जब ईसा मसीह लौटेंगे तो ज़्यादातर यहूदी मारे जाएंगे उनके हिसाब से, क्योंकि जो कन्वर्ट हो जाएंगे और क्रिश्चियन बन जाएंगे, ये इवेंजेलिकल्स बिलीव करते हैं, वो तो बच जाएंगे, बाकी जो हैं वो सब मारे जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। तो ईसा मसीह के आने के लिए इजराइल को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट बेस भी है रिपब्लिकन्स का, तो वो उनके वोटर हैं ट्रम्प के, प्लस उनके खुद के दामाद भी और दोस्त भी सब वही हैं। तो वो फेवर करते थे इजराइल का, और उन्होंने ही इसी वजह से कहा कि हम एम्बेसी वहाँ शिफ्ट करेंगे, हम हर तरह से मदद करेंगे। बाइडेन भी बहुत बड़े इजराइल के समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी
जूइश लॉबी से, इजराइल की लॉबी से पैसे उठाएं, जैसे मीरशाइमर, जॉन मीरशाइमर बताते हैं हमें, यूएस के प्रोफेसर हैं वो, शिकागो यूनिवर्सिटी में, और दूसरे और भी हैं प्रोफेसर्स जिन्होंने ये हमें बताया है। तो वो सब ये बताते हैं कि ये पैसा लेते थे उनसे और पूरी ज़िंदगी इन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया है। तो उन्होंने वही पॉलिसीज़ मेंटेन करके रखी, पर अब जो पॉलिसीज़ हैं वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली हैं। क्योंकि अभी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसमें आप जोड़िएगा, कि जब ये हाल ही में गजा वाला मामला चल रहा था और नेतन्याहू ने लड़ाई को और फैला दिया, और सिर्फ नेतन्याहू नहीं बल्कि ये भी ठीक बात है, ये होना ही था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि देखिए हमला हो गया इजराइल पर, ये एक मिस एडवेंचर कर दिया हमास ने, तो अभी फट गया, नहीं तो होना तो ये था ही। इजराइल की भी तैयारी थी कि वो कभी ना कभी ईरान, हूती, इन सब पर कुछ ना कुछ करेगा, और उधर से भी तैयारियां तो थी। मगर जो बाइडेन की पॉलिसीज में दिखाई दी, तो वो एक वक्त तक चुप रहे। जब उन्हें लगा कि अब बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है, तो उन्होंने थोड़ा बाहें मरोड़ना शुरू किया नेतन्याहू की, और वो खुद बाहर हो गए। अभी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जब ट्रंप आए हैं तो बाहें ज़्यादा मरोड़ी जाएंगी या खुला खेल होने दिया जाएगा कि तुम करो जो करना है, हमें पढ़ना ही नहीं है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पेचीदा मामला है। ये तभी जरूर तो आपको बुलाया। ये अक्टूबर 7 को ज़रूरी नहीं था ये होना, और ये ऐसा नहीं है कि ये रैंडम हुआ, ये बिला वजह हुआ। ये हुआ भी कुछ हद तक ट्रंप और बाइडेन की वजह से ही है। मज़े की बात ये है, आप पूछेंगे कैसे। ट्रंप ने ये शुरू किया कि हम एब्राहम एकॉर्ड्स करेंगे, कि हम जो है वो इजराइल को, ये इजराइल लॉबी का बहुत दिन से प्लान था कि हम इजराइल को बिल्कुल एक्सेप्टेबल बना देंगे मिडिल ईस्ट में, यानी कि उनकी रिलेशनशिप बाकी मुल्कों से बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। उसको करने के लिए हमें पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच में पीस करना होगा, क्योंकि ये बाकी जो है ना, ये छुटपुट हैं, ये यूएई, मोरक्को, और जिनके साथ उन्होंने किया सूडान, ये कोई बेमायने हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। असली वैल्यू है सऊदी अरब की, 2-3 वजहों से। एक तो वो इस्लाम का गढ़ था, दूसरी बात यह है उसके पास पैसा है, तेल है, डिफेंस पावर भी ठीक ठाक है, और वो सुन्नी मुसलमानों का अपने आप को लीडर कहता था, अब तो नहीं रहा बट कहता था। तो उन्होंने कहा कि हमें सऊदी के साथ करना है। हमास ने ये रोकने के लिए किया, क्योंकि देखिए इजराइल काबिज है 70 साल से 75 साल से फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे। उनको ये लगा कि देखो नॉर्मलाइज कर दिया अमेरिका ने हल्के हल्के हर चीज़। पहले तो इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस करवा दिया 78-79 में, कैंप डेविड अकॉर्ड्स। और आप ये देखिए अमेरिका की बात की, कैसा अमेरिका इजराइल का पिट्ठू है कि यही नहीं कि इजराइल को देता है $3 बिलियन, $3.5 बिलियन हर साल, पर इजिप्ट को पैसा देता है हर साल अमेरिका, 1.5 से 2 से $3 बिलियन, ताकि वो मिस्र जो है वो इजराइल के साथ अमन बना सके। और इसी तरह से $1.5 बिलियन के करीब जॉर्डन को देता है, क्योंकि जॉर्डन ने भी पीस डील 90s में साइन कर लिया था इजराइल के साथ। तो हमास को और फ़लस्तीनियों को ये लगा कि देखो अगर ये डील भी साइन हो गया अब सऊदी अरब के साथ, तो फिर हमारा बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, हम हमेशा के लिए ऐसे गुलाम बन के रहेंगे यहाँ पे। तो उसको रोकने के लिए अक्टूबर 7 हुआ असल में। और कोई केओस हो, स्टेक होल्डर्स कुछ बोलें, कोई स्टैंड लेना पड़े। बिल्कुल सही, नॉर्मलसी नहीं होनी चाहिए अब। हाँ बिल्कुल सही। उनको लगा ये हल्के हल्के एक्सेप्टेबल होता जा रहा है और ये रोकना चाहिए हमें। और ये पुश शुरुआत की थी ट्रंप ने, पर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया बाइडेन ने, एब्राहम एकॉर्ड्स को। बाइडेन भी चाह रहे थे ये हो जाए, तभी इसके रिएक्शन में ये हुआ अक्टूबर 7। हमास ने इसको रोकने के लिए मतलब आप कह रहे हैं कि दीवार की तरफ धकेल रहे थे। उनको लगा हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, हमास को ये लगा और फ़लस्तीनियों को ये लगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पर ट्रंप तो और भी ज़्यादा। ट्रंप के अभी 3 अपॉइंटमेंट्स आप देखिए, जो वो एम्बेसडर भेज रहे हैं यूएन में, स्टेफानिक, वो बहुत ही बड़ी इजराइल की समर्थक हैं। ओके, हकबी जो एम्बेसडर बन के जा रहे हैं अमेरिका के इजराइल में, वो तो वेस्ट बैंक को जूडिया एंड समारिया कहते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट नाम है यहूदियों के, उनके लिए उन नाम से ही कहते हैं। वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा काबिज हो जाओ इस पे और इनको धकेल दो। और आप देखिए कि उनके जो हेक्सेट जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो भी बहुत बड़े ज़ायनिस्ट हैं। मार्को रूबियो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं अमेरिका में, फॉरेन मिनिस्टर, वो भी ज़ायनिस्ट हैं। तो हर आदमी ऊपर से नीचे तक, तो वो तो कहते हैं ट्रंप की तुम्हें खुला हाथ है, जो चाहे करो, उनसे कहते हैं। ईरान के साथ भी नहीं, ये नहीं है।
तो बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी चीज़ आपने पकड़ी कि ट्रम्प अगर कहते हैं खुला हाथ है तो इसका कोडेड मतलब कुछ और है, ये कोड की तरह है। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो कर लो, इसका मतलब ये है। उनको भी पता था, वो कह रहे हैं अच्छा तुम्हें खुली छूट है, तुम निकाल दो अगर निकाल सकते हो इनको। उनको भी पता है फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालना आसान नहीं है, उनको भी पता है ये जंग फिर से शुरू करना मुमकिन नहीं है। और जब नेतन्याहू ट्रम्प से मिले तो नेतन्याहू ने ट्रम्प से कहा, अंदर की खबर ये है, पॉलिटिको और इन सब में जो खबर आई है, उन्होंने कहा कि हम ईरान पे करना चाहते हैं हमला और आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि ये हमला तो कर लेंगे बिना अमेरिका के, बट उस हमले को कामयाब होने के लिए अगर हमें उनके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैबोरेटरीज को डिस्ट्रॉय करना है, उनको फैसिलिटीज तक जाना है, तो उसके लिए अमेरिका की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उधर रूस भी तो है। रूस की वजह से नहीं, वो टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है उनके पास। एक तो ईरान को लेकर बहुत लोगों में, मतलब हमने कई पॉडकास्ट किए ताकि क्लैरिटी हो जाए कि तो ईरान को लेकर हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को पता है कि वो खुद में कितना बड़ा देश है, कितना मजबूत देश है, उसकी इकोनॉमी भी ठीक है, इतने सैंक्शंस के बावजूद वो हथियार भी बनाता है, और परमाणु बम की तरफ भी लोगों का तो कहना है कि वो है। अब घोषित अघोषित की बात अलग है, लेकिन साथ ही ये भी कि रशिया का भी उसे पूरा सपोर्ट है। तो अगर किसी को उससे पंगा लेना है तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि रूस देर सवेर फिर उतर तो सकता है। नहीं, रूस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रूस की नहीं है इतनी औकात नहीं। रूस की टोटल जीडीपी 2.5 ट्रिलियन की है, ठीक है। अमेरिका की 31 ट्रिलियन की, 31 ट्रिलियन की है। चीन की 18 से 19 ट्रिलियन की है जीडीपी। इससे आपको उनकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं तो भूमिका में बताया ही, एक ही महाशक्ति है अभी। हाँ, इंडिया की 3.8 ट्रिलियन है, ठीक है। तो ये कि रूस की वजह से, रूस का इसमें कोई ख़ास दखल अंदाजी नहीं है। अमेरिका इसलिए नहीं घुसना चाहता, ट्रंप ने उससे, नेतन्याहू से साफ साफ कहा, मैं इसलिए इलेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं इलेक्ट हुआ हूँ जंग ख़त्म करने के लिए। तो भाई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हुआ। क्योंकि वो बार बार यही कहते हैं कि देखो इन्होंने जंगें करवाई, जो पुराने रिपब्लिकन्स थे एलिट और जो डेमोक्रेट थे, इन्होंने जंगें लड़ाई, इन्होंने तुम्हारे नुकसान कराए। मैं जंग ख़त्म करता हूँ, मैं पीस लाता हूँ, मैं फ़ायदे लाता हूँ, मैं इसी अमेरिका फर्स्ट, मेरे लिए अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अमेरिका का फ़ायदा करता हूँ, तुम्हारा फ़ायदा करता हूँ, एक वर्किंग क्लास आदमी का, निचले वर्ग के आदमी का फ़ायदा करता हूँ। मतलब मार्केटिंग तो उनकी वही है। तो अब उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि ये मैं नहीं साथ दे सकता तुम्हारा, तुम ये समझ। तो फिर ईरान के साथ किस डायरेक्शन में जाएगी दुनिया, इजराइल और ये सब लोग? तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप, और आसार भी यही है कि ट्रंप एक डील करना चाहते हैं, एक डील मेकर हैं। वो ईरान के साथ भी डील करना चाहते हैं। अब वो डील किन मुद्दों पे होगा, क्या उसके समझौते रहेंगे? ओबामा जैसी होगी, कैसी होगी? ओबामा के डील से तो उनको नफरत थी। एक तो क्योंकि उनको ओबामा से नफरत थी और बाइडन से नफरत थी। पर मुझे लगता है कि मोटा मोटा उसी किस्म की होगी ये। उसमें और एक चीज़ घुसेड़ना चाहते हैं कि जो ईरान के जो पिट्ठू हैं आसपास के, उनको भी ईरान कुछ सपोर्ट करना कम करे। ना सीरिया तो अब ख़त्म ही हो चुका। मतलब अब नहीं रहा उनका पिट्ठू। यमन में और इन इलाक़ों में, वो इनका हमास, और जहाँ भी थोड़ा बहुत शिया प्रभाव था, शिया प्रभाव था बिल्कुल, इराक़ और उसमें कम करें। तो अब क्या उसके एग्जैक्ट डील होगा ये कहना मुश्किल है। अच्छा। पर मुझे नहीं लगता कि ये उसमें जंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो जैसी वो जंग होगी उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तेल के प्राइस से और गल्फ़ के कंट्रीज़, क्योंकि ईरान पहले हमला करेगा सऊदी अरब और यूएई के जहाज़ों पे और तेल के ठिकानों पे। तो उससे तेल की कीमत एकदम से ऊपर चली जाएगी। तेल को हम कहते हैं वर्ल्ड में कि ये फंजिबल कमोडिटी है। फंजिबल कमोडिटी वो होती है जिसकी प्राइस ग्लोबल लेवल पे डिसाइड होती है। ये नहीं मतलब अमेरिका जो है वो इतना तेल अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल का मैन्युफैक्चरर है और गैस का भी, और अपने लिए बना लेता है काफ़ी। पर ये नहीं है कि अमेरिका में प्राइस चेंज नहीं होगी। अगर मिडल ईस्ट में प्राइस चेंज होगी तो अमेरिका में भी तेल की प्राइस चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वरना लोग फिर अमेरिका से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और अमेरिका, अनलेस वो एम्बार्गो लगा दे अमेरिका कि बाहर बेच ही नहीं सकते आप अपना तेल, जो अमेरिका लगाता नहीं, क्योंकि अमेरिका फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो वो तेल की कीमत अमेरिका में भी ऊपर चली जाएगी। तो वो अमेरिका की इकोनॉमी पे असर करेगा, अमेरिका के लोगों पे असर करेगा, निचले वर्ग पे असर करेगा, इन्फ्लेशन करेगा, जो सब चीज़ें ट्रंप के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, फिर ट्रंप को घुसना पड़ेगा, अमेरिका की फ़ौजों को घुसना पड़ेगा, लोग मारे जाएंगे।
तो अमेरिका ये सब नहीं तो उठा। मतलब इस मामले में मानकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक हम और आप बात कर रहे हैं, आगे तो पता नहीं, ट्रम्प जाने, कि मिडिल ईस्ट तो थोड़ा सा शांत रहेगा ही। मतलब कम से कम अमेरिका नहीं घुसने वाला है, और अफगानिस्तान क्लोज चैप्टर हो चुका है। तो अब जंप करते हैं चाइना की तरफ, जिनके साथ उनके संबंध वैसे भी कोई खास बुरे नहीं है, ट्रेड तो हमेशा से ही बहुत बढ़िया था, भले ही बयानों में कुछ भी होता रहे। इधर क्या देखते हैं आप, इधर क्या होने वाला है? आपने ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही, लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि भैया, लोग समझते हैं कि अमेरिका और चीन की बस जंग ही होने वाली है। आप ये समझिए, बिल्कुल आपने सही कहा, चीन का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, वो 250 से 300 बिलियन डॉलर, ट्रेड नहीं, ट्रेड का सरप्लस चीन के फेवर में 250 से 300 बिलियन डॉलर हर साल है। सबसे बड़ा लाभार्थी चीन अमेरिका से ही है। तो आप ये क्या आप ये कह सकते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि उनके संबंध बहुत खराब हैं? क्या किसी देश से जिसके आपके संबंध बहुत खराब हों, आप इतना व्यापार करोगे? संबंध खराब तो भारत पाकिस्तान के हैं। बिल्कुल सही, कोई व्यापार नहीं होता एक पैसे का, जो थोड़ा बहुत होता है वो दुबई के थ्रू होता है। बिल्कुल खराब हैं हालात। और एक तरह से मतलब चीन और अमेरिका के व्यापारी हालात ट्रम्प बदलना चाहते हैं। ट्रम्प चीन के साथ भी कोई डील चाहते हैं। लोगों में ये एक, अमेरिका में भी, और मैंने देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में भी और यूरोप में भी, एक अजीब सा दिमाग में उनके ख्याल आ गया है कि अमेरिका जो है वो यूरोप से निकाल के अपनी फ़ौजें चीन की तरफ करना चाहता है। मैं भी पहले यही समझता था, पर ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ट्रम्प जो है वो चीन से लड़ना नहीं चाहते। ट्रम्प बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मैं जंग नहीं लड़ूंगा, और कोई मैं, अब मजबूरी पे आ जाए तो अलग बात है, पर ट्रम्प जो चाहते हैं वो चीन के साथ एक डील चाहते हैं, और ऐसा डील जिसमें ट्रेड जो है वो थोड़ा कुछ बराबरी का आ जाए, अमेरिका को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और बल्कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं ताइवान को डिफेंड करूंगा। बाइडेन ने 4 बार ये कहा कि अमेरिका जो है वो फौजी तौर पे ताइवान को डिफेंड करेगा, ये वो। उन्होंने ये भी नहीं कहा, उनके हिसाब से वो अपनी फ़ौजों को, अपने आदमियों को इस सब में नहीं करना चाहते, डालना चाहते। पर हाँ, ये भी नहीं चाहते कि चीन फैलता ही जाए, तो वो चीन के साथ समझौता चाहते हैं और अपना व्यापार कुछ बैलेंस में लाना चाहते हैं कि कुछ उद्योग अमेरिका में वापस आएँ। तो बल्कि उन्होंने जैसे टैरिफ पहले लगाए चीन के ऊपर, वो सिर्फ चीन पे थे ज़्यादातर टैरिफ। चीन ने क्या किया कि अपने उद्योग वियतनाम और मेक्सिको में डाल दिए ताकि वो इसको इधर से घुमा के ले जा सके। पर अब बात ये चल रही है कि अमेरिका वियतनाम और मेक्सिको में भी जो चीन के व्यापार हैं उन पे भी टैरिफ लगाएंगे। ये घूमे हुए रास्ते से आप कर लोगे, ये अब मुमकिन ट्रम्प के मामले में तो नहीं है। ट्रम्प के मामले में अच्छा, अमेरिका, अगर मैं सिर्फ बात करूं ताइवान की, तो क्या अमेरिका ये चाहेगा कि स्टेटस को बना रहे, चाइना जो है एग्रेसिव ना हो ताइवान की तरफ, और ताइवान भी जो चल रहा है चलता रहे? लेकिन चीन को लेकर तो ये गारंटी नहीं है। चीन तो देर सवेर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये भी संभावना कभी है क्या, जो आपने अभी बीच में बोली भी, कि ये मजबूरी ही बन जाए कभी ट्रम्प के लिए कि उन्हें भी कोई ऐसा बयान देना पड़े ताइवान के समर्थन में कि जिससे थोड़ा बहुत तो चीन की भौहें ऊपर नीचे हों? देखिए, जंग ऐसी चीज़ है ना कि वो कभी भी हो सकती है। जंग, इंटरनेशनल रिलेशंस एक तरह से समझा जाए तो वो सिर्फ जंग की स्टडी है। आईआर जो है वो एक तरह से सिर्फ जंग की स्टडी है कि क्यों होती है, कैसे होती है, कब हो क्यों नहीं रही, कब होती है, क्यों नहीं हो कब रही, तक टल रही है, हमारा धंधा कब चलेगा, हो क्यों नहीं रही। तो ये भी सही कहा आपने। पर तो जंग कभी भी हो सकती है। यूरोप में भी हो सकती है, मिडिल ईस्ट में भी हो सकती है, ट्रम्प के ना चाहते हुए भी हो सकती है, और चीन से भी हो सकती है जंग। और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के विशेषज्ञों का ये तो मानना है कि जंग होती, बेसिकली जंग जो है एक गलती है। गलती किस तरह से? कि हम एक दूसरे की शक्ति का अनुमान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा शक्तिमान हो तो मैं जंग करूंगा ही नहीं, आपकी बात मान लूंगा। और अगर मैं आपसे ज़्यादा शक्तिमान हूं तो आप मेरी बात मान लोगे। जंग होती तब है जब एक मिसकैलकुलेशन होता है, एक गलत फहमी होती है। तो मिसाल के तौर पे जब रूस और यूक्रेन की हुई तो अंदर की बात ये कि रूसी सिपाही भी ये कह रहे थे और रूसी भी ये कह रहे थे कि भाई हम 3 दिन में कीव में पहुंच जाएंगे, तीसरे दिन
पुतिन उतरेंगे प्लेन से और एक विक्ट्री परेड होगी। अब 3.5 साल हो चुके हैं और 3 साल के पुतिन को मिला, जिससे काफी नाराज भी दिखते हैं। हाँ, ना तो वो फतेह कर पाए यूक्रेन। दूसरी चीज़ ये क्लॉजविट्स जो हैं, एक जर्मन थिंकर थे और जनरल थे नेपोलियन के टाइम पे, कार्ल फॉन क्लॉजविट्स। उनकी किताब जो है वो इस पे बाइबल मानी जाती है, कि उसका नाम है ऑन वॉर। तो वो कहते हैं कि जंग शुरू तो कर दी जाती है, पर किस मोड़ में जाएगी ये कहना मुश्किल है पहले से। कोई भी जंग किसी भी दिशा में जा सकती है, जैसे अभी पता चल गया पुतिन को और उनके छक्के छूट गए। अगर उनको अंदाज़ा होता कि यूक्रेन इतना रेजिस्ट करेगा, वेस्ट इतना साथ देगा, तो शायद वो जंग करते ही नहीं, यानी कि ड्रॉ हो जाएगा मैच। उनको इसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है रशिया का इस जंग में। अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख कैजुअलिटी हैं रशिया की इसमें, जिसमें से सब मारे नहीं गए, मारे शायद 2 से 2.5 लाख गए हैं या 3 लाख। बाकी 7 लाख के ऊपर जो है वो ऐसे घायल हैं कि वो किसी काम के नहीं रहे, फिर से फोर्स में नहीं आ सकते। तो कैजुअलिटी, हाईली वुंडेड प्लस डेड को, दोनों को मिला के। और इसके अलावा भी जो नुकसान होते हैं, बहुत सारे अपने पराये हो गए, जो उनके खास लोग थे, किसी ने सेना छोड़ दी। इनफैक्ट जो घरेलू राजनीति है उसमें थोड़ी असहजता की स्थिति थी, विपक्ष भी मजबूत होता है, असंतोष भी बढ़ता है। असंतोष इतना बढ़ता है, 20% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है इस वक्त, महंगाई एग्जैक्टली, और महंगाई चरम सीमा पे है। तो रूबल की कोई वैल्यू नहीं रही। तो क्या, तो गए थे नमाज छुड़ाने, रोजे गले पड़ गए उनके। तो ताइवान में भी क्या होगा और किस तरह से चीन का व्यवहार होगा। चीन भी, देखिए, चीन भी कोशिश तो ये कर रहा है कि जंग ना हो, क्योंकि चीन को पता है कि अमेरिका से जंग जो है वो एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ शी जिनपिंग के लिए नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही खात्मे की ऐलान होगा अमेरिका से जंग, क्योंकि इतना भारी नुकसान मैं इसे बढ़ाना तो नहीं चाहता था बात को, पर बढ़ाइए। तो अगर जंग हो गई अमेरिका से, मैं आपको बताता हूँ अमेरिका की ताकत क्या है। एक ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है, एक ओहायो क्लास। अमेरिका के पास ऐसी 18 न्यूक्लियर सबमरीन है। मैं एक गेम खेलता हूँ, मॉडर्न वॉरशिप्स। अच्छा, तो उसमें ये है सबमरीन। तो मुझे उसके फंक्शंस पता है, मुझे अचानक याद आया। हाँ, ठीक है। तो उस एक सबमरीन पे 20 से 24 न्यूक्लियर मिसाइल हैं एक सबमरीन पे, पर ईच मिसाइल के ऊपर 8 से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड है। यानी कि आप 8 से 12 को 20 से 24 से मल्टीप्लाई करें तो 200 से 300 की रेंज में न्यूक्लियर वॉरहेड है। यानी कि एक ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन पूरे चीन को तबाह करने के लिए, 200 से 300 टारगेट को नेस्तो नाबूद करने के लिए काफी है। मेरी फेवरेट है वो उस गेम में, इसीलिए। एग्जैक्टली, ये तो खैर मैं मजाक से कह रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली हाँ, एक ही काफी तो है, एक ही काफी चीन से लड़ने के लिए, एक ही काफी है। तो चीन भी 100 बार 1000 बार सोचेगा इससे पहले कि अमेरिका के ऊपर हमला करे या अमेरिका से पंगा। पर अब सवाल ये है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि अब ये पता नहीं कि भैया जब ताइवान पे हमला करूं नहीं करूं, अमेरिका का क्या रवैया होगा ये पता नहीं। दूसरी बात ये है कि ताइवान खुद बहुत शक्तिशाली है और वो बहुत भारी नुकसान कर सकता है चीन का। क्यों? क्योंकि ताइवान चीन के बिल्कुल से सटा हुआ है। आप ताइवान का नुकसान करोगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इतनी कीमती हो जाएंगी कि हम इस वक्त शायद यहीं बैठ ना पाएं। यानी कि आपके फ़ोन में जो चिप लगते हैं, आपके कैमरे में जो चिप लगते हैं, आपके कंप्यूटर में जो चिप लगते हैं, वो सब ताइवान से आते हैं। ताइवान 75% चिप बनाता है दुनिया में जो सप्लाई होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स। अभी तक उसका ऑप्शन ही नहीं है। तो एक तो आप ताइवान को करेंगे, उसका नुकसान होगा, दुनिया के व्यापार पर नुकसान होगा, चीन का खुद इतना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब ताइवान फाइट बैक करेगा तो चीन का, तो क्या शी जिनपिंग इतना बड़ा भार उठाएंगे सिर्फ ताइवान से लड़ने का? उसके ऊपर से अमेरिका, उसके ऊपर से सोने पे सुहागा, जब अमेरिका अगर उसमें घुस गया तो आप समझिए कि शी जिनपिंग का तो दौर ख़त्म ही नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी का ही दौर ख़त्म हो जाए चाइना में अगर ऐसी जंग हुई तो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं चलते, अभी लौटते हैं ज़रा इधर को, थोड़ा सा भारत की तरफ। इंडिया के साथ इंडिया कनेक्शन कैसा होने वाला है? क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी बातें चल रही थी कि शपथ ग्रहण में क्यों नहीं बुलाया, शपथ ग्रहण में क्यों नहीं गए। वो जब बात टल गई, फिर मुलाकात पर बात आई कि मुलाकात हुई, बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, ये क्या एग्रीमेंट साइन करा लिया, सामने कुछ भी कह गए, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो विपक्ष के आरोप भी हैं इसमें बहुत सारे, ये भी मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत अतिशयोक्ति भी होंगी, लेकिन विद्वान क्या सोच रहे हैं हमारे, क्या हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में अब पिछले 1-2 महीने में? क्या हुआ है इसके लिए थोड़ा सा ना आपको
अच्छे से भारत और अमेरिका के संबंधों को समझना पड़ेगा कुछ 1-2 दशक पीछे के से लेके 90 से कि हम अमेरिका के करीब होते जा रहे थे, ठीक है ना। और इसके कई वजूहत थे। हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी भी एक सेकंड, करीब होते जा रहे थे मतलब कब से? क्लिंटन के टाइम से कह रहे हैं आप? बिल्कुल, क्लिंटन के टाइम से शुरुआत हो गई थी और हर प्रेसिडेंट से हमारे और करीबी रिश्ते बनते गए। इसके कई वजूहत थे। एक तो सबसे पहले ये था कि हमें टेक्नोलॉजी की सख्त ज़रूरत थी। पहले तो हमें ये लगता था कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और हमारे को हमें जो हमारे ऊपर रोकथाम लगा दिया गया है न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, जो हमने टेस्ट किए थे 98 में, या जो हमारे पास हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे वो हटाए जाएं। फिर हमें ये हुआ कि भाई हमें CTBT करो, ये करो, फिर हमें न्यूक्लियर क्लब में, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम इतना था नहीं, तो हमें फिजाइल मटेरियल चाहिए था, उसमें हमें इंक्लूड करो। वो ऐसे कर करके हमने फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें असल में व्यापार चाहिए अमेरिका के साथ। क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि भैया देखिए, इंडिया का जो व्यापार है उसके लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बताऊंगा हमारे स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? FIIs इधर उधर हिल जाते हैं तो सब हिल जाता है हमारा तो। और अभी बहुत खतरे की घंटी है इस वक्त इस मुलाकात में जो आसार हैं। बताइए। इंडिया हमेशा जो है वो ट्रेड डेफिसिट में रहता है। इंडिया का दुनिया से व्यापार, मर्चेंडाइज ट्रेड मतलब गुड्स का जो ट्रेड है, यानी कि वो ज़्यादातर इस वजह से रहता है डेफिसिट में क्योंकि हम तेल बहुत ज़्यादा बाहर से लेते हैं। 20 से 22% हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, गुड्स का जो ट्रेड है, वो तेल के ऊपर निर्भर है। तेल उसका कंपोनेंट है, कच्चा तेल। तो हम जो उसमें हमारा हम डेफिसिट में चले जाते हैं, उसमें हम कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं और ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हम उसका मेकअप करते हैं, उसका हम भार भरते हैं 2 तरह से। एक तो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, और ये पिछले 20-25 साल से चल रहा है मामला कि हम जो हैं वो IT की सर्विसेज और तरह की सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसी तरह से हमारी कंपनियां मजबूत हुई हैं। जो सबसे मजबूत कंपनियां इंडिया की, इन्फोसिस, हम TCS, प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कराते हैं दुनिया को, माल नहीं बेचते हैं। करेक्ट, माल कम बेचते हैं, हम ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एक और चीज़ शुरू हो गई है इंडिया में जिसे हम कहते हैं GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुल गए। यानी बाहर की कंपनियों ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कर रही हैं, जो वो अपना काम, ग्लोबल काम वहाँ से करवाते हैं हमारे इंजीनियर्स और हमारे उनसे। तो उससे भी हम बहुत कमाते हैं। तो हम सर्विसेज से तो कमाते हैं और हम सर्विसेज इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा होता है। और तीसरे जो हम कमाते हैं वो रेमिटेंसेस से, जो बाहर भारतीय हैं वो हमें पैसा भेजते हैं, उससे हम कमाते हैं। तो उससे हम कुछ मेकअप करते हैं अपना मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, सर्विसेज और रेमिटेंसेस से। फिर भी हमारा ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में है उसके बावजूद। तो इसलिए हमें कैपिटल इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने पड़ते हैं, ताकि वो पूरा ओवरऑल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों मिलके बैलेंस हो जाए। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। सर्विसेज भी हम अमेरिका को बेचते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ये जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के हैं, प्लस हम सर्विसेज भी बेचते हैं, और रेमिटेंसेस भी हमें आते हैं अमेरिका से बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे भारतीय अमेरिका से पैसा भेजते हैं। इस वक्त अब नंबर 1 पे आ गया अमेरिका। पहले नंबर 1 पे गल्फ कंट्रीज थे, अब नंबर 2 पे आ गए गल्फ कंट्री, नंबर 1 पे अमेरिका आ गया है। तो उससे हमें पैसा बहुत सारा आता है। अब कहने को तो ये भी है कि 7 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, इंडियन, वो भी बेचते होंगे। तो पर अभी उसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ये रेमिटेंसेस की वजह से और सर्विसेज की वजह से हम अमेरिका पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। नौकरियों के लिए भी, क्योंकि ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और ये जो हम चीज़ें बाहर बेचते हैं, इन्फोसिस सर्विसेज जो बाहर बेचते हैं, इन्फोसिस और TCS और ये, प्लस ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इनमें हमारे नौजवानों को नौकरियाँ मिलती हैं। वो नौजवान फिर औरों को नौकरी देते हैं। एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमिक्स में, यानी कि एक नौजवान जो यहाँ पे होता है वो 10 और को पैसा और नौकरी और वो देता है, रोज़गार। क्योंकि देखिए वो आता है, वो आदमी फ्लैट लेगा, वो आदमी खाना पीना लेगा, वो आदमी टैक्सियाँ लेगा, वो आदमी चाय ख़रीदेगा, तो उन सबको भी नौकरी मिलती है। तो उससे तो हमें नौकरियाँ मिलती हैं, हम पैसा कमाते हैं, हमारा रुपये की वैल्यू बनी रहती है। सही है। हमारा स्टॉक मार्केट उस पर निर्भर है। TCS, इन्फोसिस कल को अगर हिल गए
और उनके ऊपर टैरिफ लग गया अमेरिका में, तो आप समझिए उनकी कमाई कम हो जाएगी। उनकी कमाई कम हो गई तो एकदम से स्टॉक मार्केट पे उनका शेयर गिरना शुरू हो जाएगा। निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां हैं, सबका तो अमेरिका से ही चल रहा है बिजनेस, ज्यादातर का उनमें से। और नहीं, जब कुछ कंपनियां गिरना शुरू होती है ना तो स्टॉक मार्केट में एक डोमिनो इफेक्ट होता है, उसका सेंटिमेंट भी तो है, पूरा सेंटिमेंट चेंज हो जाता है, फिर पूरा स्टॉक मार्केट हिलने लगता है। सही, तो सही। हमारे लिए फिर हम हथियार लेते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका आर्थिक नहीं सिर्फ मिलिट्री, सामरिक भी। हाँ, फिर हम तो हमारे ऊपर अमेरिका, बट सबसे बड़ा हमारे ऊपर अमेरिका का जो हम जिस तरह से निर्भर हैं वो दिखता नहीं है। हम देखिए चीन के ऊपर, चीन हमारे ऊपर हावी था क्योंकि चीन हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ा आर्थिक समृद्ध देश है। चीन का जीडीपी हमसे 5 गुना है, यानी कि चीन हर एयरक्राफ्ट के लिए 5 एयरक्राफ्ट खड़े कर सकता है, हर तोप के लिए 5 तोपें, हर टैंक के लिए 5 टैंक खड़े कर सकता है हमारे ऊपर। तो हम अमेरिका के ऊपर कुछ तरह से निर्भर थे कि अमेरिका का साथ दे रहे थे हम, और तब हम चीन के खिलाफ खड़े हो पाए। अब अगर अमेरिका ही पीछे से कोई डील कर ले चुपके से, तो ये हमारी सरकार ने समझा, इसीलिए इलेक्शन से कुछ पहले और कुछ बाद हमने चीन के साथ भी अपने हालात बेहतर कर लिए। हमने कुछ समझौते कर लिए हैं चीन के साथ कि हम बॉर्डर पे और चीज़ों पे, क्योंकि हमें अमेरिका के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा, किसी को भी नहीं रहा किसी को भी नहीं रहा। और एक तरह से हम चीन को $100 बिलियन की रिश्वत देते हैं हर साल। हमारा जो चीन के साथ $100 बिलियन का डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, हाँ, अच्छा। वो एक तरह से हम रिश्वत देते हैं चीन को कि अगर चीन को इसका लालच ना हो तो हो सकता है चीन आक्रामक हो जाए। सोशल मीडिया पर नारे उठते हैं कि चीन से ये खरीदना बंद कर दो, चीन से वो खरीदना बंद कर दो, कि आप कहो वो नारे ठीक है आप दो, लेकिन सरकार बंद नहीं करेगी क्योंकि वो भी एक तरह का दबाव है। करेक्ट, क्योंकि चीन जब ये फैसला लेगा किसी भी वक्त आक्रमण का, तो वो ये सोच के लेगा कि ये 100 बिलियन भी जाएंगे, वो अपना धंधा भी तो देखेगा कि लड़ तो लेंगे, ये क्वेश्चन भी चला। बिजनेसमैन जिनके जो है ये हमें मारेंगे ना बाद में कि भाई ये क्या किया, मार्केट खराब कर दिया। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। दुनिया मतलब बहुत कम लोग हैं जो आम लोग हैं, उसमें ये तो बात ठीक ही है कि इस तरह की समझ धीरे धीरे ही आती है। अब धीरे धीरे आप जैसे लोग आ रहे हैं या बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, किताबें आ रही हैं अच्छी अच्छी, जिसमें जिन्हें पढ़कर देखकर सुनकर ये समझ में आ रहा है कि युद्ध सिर्फ मैदानों में नहीं होते, बल्कि ये भी युद्ध का तरीका है। एक सवाल भारत के बारे में और फिर एक सवाल और करूँगा, आखिरी 2 सवाल है मेरे। अगला सवाल भारत के बारे में ये कि आपने सब समझाए समीकरण, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्या ट्रंप के पहले कार्यकाल में जितने रिश्ते गर्मजोशी से भरे थे हमारी सरकार के, उससे कम दिख रहा है इस बार, या अभी कम दिख रहा है, ये और बेहतर होनी ही है, ये तय है? मतलब भारत में विद्वान क्या मान रहे हैं? देखिए, सच बात यह है कि ना पहली ट्रंप की सरकार में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी थी और इसमें तो और भी कम होने वाली है। पहली में क्यों नहीं थी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रंप पिछली सरकार में वही पॉलिसीज़ को आगे बढ़ावा दे रहे थे जो पिछले प्रेसिडेंट्स ने अमेरिका के की हुई थी। ट्रंप कोई ख़ास नहीं कर रहे थे, ओबामा ने भी की हुई थी और क्लिंटन ने भी की और बुश ने भी की, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पे ये फैला हुआ था कि नहीं भाई वो हमें ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर नहीं देते थे, पर वो किसी को भी नहीं देते थे लेक्चर ह्यूमन राइट्स के ऊपर। उनके लिए इसकी कोई परवाह ही नहीं है, उनके लिए कोई इसकी अहमियत ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं डोमेस्टिकली या बाहर। उनको अपने व्यापार से मतलब था, तो इसको समझ रहे थे बहुत अच्छा। अब भी लोग कह रहे हैं कि देखो ये हमें फ़ायदा हो सकता है कि भैया गौतम अदानी के ऊपर जो केस चल रहा है अमेरिका में, उसके ट्रंप ख़त्म कर देंगे, जो शायद बाइडेन नहीं करते। जो ठीक है, ये भी हो सकता है, मुमकिन है, पर एक केस से हमारा क्या फ़ायदा। या जो कुछ खालिस्तानी व्यक्तियों के ऊपर आरोप है कि उनका मर्डर किया गया अमेरिका में, कि वो केस भी ट्रंप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, वो 1-2 केस अगर कर भी दें, उससे हमारा जो मोटा मोटा नुकसान है वो ज़्यादा है। अगर टैरिफ्स लग गए, जो लग रहा है कि लगेंगे, क्योंकि ट्रंप ने कहा साफ कि इंडिया टैरिफ किंग है, इंडिया 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाता है हमारी चीज़ों पे, जो सच भी है, और इसको कम करना होगा। उनके दिमाग में ये जो डेफिसिट है हमारा, $45 बिलियन का डेफिसिट है, हमें बहुत फ़ायदा है अमेरिका के साथ व्यापार में, 45 बिलियन का सरप्लस है हमारे पास, तो वो उसको बता रहे हैं 100 बिलियन का। उनके दिमाग में, यानी कि गलत बता रहे हैं, वो दुगना से ज़्यादा बता रहे हैं, पर उनके दिमाग में ये बहुत बड़ा डेफिसिट है, तो वो उसको कम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा जब हमारे प्रधानमंत्री से मिले कि पिछली बार मैं कम नहीं कर पाया
इंडिया के साथ टैरिफ, मैंने कोशिश की पर मैं कम नहीं कर पाया। और मुझे याद है बाइक्स वाइक्स पता नहीं सबकी चर्चा होने लगी थी। तो उन्होंने कहा, तो उनके दिमाग में ये है कि भाई वो किसी मुल्क के साथ, पहले हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने अमेरिकनों से कहा, पॉलिसी मेकर से, कि देखिए हमारा तो बहुत छोटा है, आपका चीन के साथ तो बहुत बड़ा डेफिसिट है, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो। उन्होंने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो $1 बिलियन का भी डेफिसिट को बहुत बड़ा मानते हैं, तो 45 बिलियन तो बहुत बड़ी चीज़ है। बल्कि मैंने सुना है ये कि ट्रंप किसी भी मुल्क से मिलने से पहले सबसे पहले अपने एडवाइज़र से पूछते हैं कि हमारा इसके साथ ट्रेड डेफिसिट कितना है, हिसाब किताब, दुकान, पहले दुकान का हिसाब, पहले वो खाता खुलवाते हैं, फिर बात करेंगे, पहले गुल्लक पे बैठते हैं, फिर वो आगे की बात करते हैं। तो वही खाता मजबूत है उनका, बाकी देखा जाएगा। मुझे भी एक ना ऐसे चलते चलते याद आ रहा है, कुछ साल पहले किताब आई थी, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, फियर था या कुछ तो था। उस किताब की जो पहले 2-3 पन्ने थे उसमें ऐसा ही कुछ था कि एक मीटिंग हो रही थी और बड़े मशहूर पत्रकार हैं वहाँ के जिन्होंने वाटरगेट खोला था। तो उन्होंने लिखा कि एक मीटिंग हो रही थी, उसमें ट्रंप ने पूछा ये क्या है, ऐसे पूछते रहे, फिर बोले ये साउथ कोरिया में इतना ये ट्रेड डेफिसिट, ये क्या मामला है, ये इतना पैसा क्यों देते हैं हमसे। तो उन्होंने धीरे समझाया कि सर वो करना पड़ता है, उधर अपनी मिसाइल हैं लगी हुई, वो नॉर्थ कोरिया को हम उधर थ्रेट देते हैं। बोले तो भी क्या मतलब इस बात का, यहाँ से कितना सेकंड लगता है, वहाँ से कितना सेकंड लगता है, ये सब करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये सब नहीं होगा, वो फाइल लाओ, मैं साइन करूँगा। तो उस किताब में लिखा था कि वो एक कहकर चले गए, वो फाइल अगले दिन आई भी, लेकिन उनके सेक्रेटरीज ने वो फाइल कहीं ऐसे छिपा के रखी कि उन्हें दिखाई ना दे, वो साइन ना हो। 4-5 दिन बाद जब वो भूल गए, उन्हें लगा, तो फाइल निकाल के वापस ले गए कि ये साइन ना कर दें, क्योंकि वो मिसाइल्स नहीं हटा सकते हम। अब वो मुमकिन ही नहीं है। अब जो ट्रंप के दिमाग में आएगा उनको रोकने वाला कोई नहीं। तो मे भी उस वक्त ट्रंप ने ये बात मीटिंग में कही हो और बाद में भूलने का नाटक किया हो, लेकिन अब उन्हें याद रहने वाला है। अब वो जो चीज़ है वो फ़ौरन के फ़ौरन करते हैं, और जो उनके समर्थक हैं, जो इस वक्त जो उनके असिस्टेंट हैं, वो फाइल इससे पहले कि वो कहेंगे वो फाइल ला के रख देंगे, क्योंकि वो भी सब उनकी विचारधारा के हैं सब। उन्होंने ऐसे ही आदमी अब लगाए बदली। मेरा अगला सवाल इसी पर है, मैं यही कह रहा हूँ, चलिए व्यापार घाटे की तो बहुत बात हुई, ये जो टीम है, जो नवरत्न है, जिसमें इलॉन मस्क का नाम भी है, जो आपने कहा थोड़ी देर में बात करेंगे, वो थोड़ी देर आ गई। आखिरी सवाल है बताइए, इन नवरत्नों में कौन कौन है जिनको देख के थोड़ी घबराहट भी हो रही है और थोड़ा सा रोमांच भी है कि क्या करेंगे? आप भारत से कह रहे हैं? उनके मतलब इलॉन मस्क हो गए, जो उन्होंने नए नए अपने नवरत्न रखे हैं ट्रंप ने, अपने यार दोस्त। तो पहले तो इलॉन मस्क से शुरू करते हैं। देखिए, इलॉन मस्क बहुत दिलचस्प इंसान है, आपको सच बताऊं तो। इलॉन मस्क पहले तो डेमोक्रेट थे, पर उनको जब ये लगा कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, एंटी ट्रस्ट आईटी और टेक इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ रेगुलेशन की बातें हो रही हैं, और उनको ये भी लगा कि भाई, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो कुछ तरह से एक तरह के वाइट मेल नेशनलिस्ट हैं, उनको ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा लिबरल होती जा रही पॉलिसीज़, तो वो फिर और उनको ये भी लगा कि ट्रंप जीतने का आसार है, तो वो ट्रंप की तरफ मुड़ गए। $250 मिलियन उनको दिए इलेक्शन में, और उनकी बहुत तरफदारी करी, एक्स पे उनको खूब बूस्ट किया। पर उससे भी ज़्यादा ट्रंप उनसे मुतासिर है। ट्रंप सिर्फ इसके आभारी नहीं कि उन्होंने पैसे दिए, ट्रंप को लगता है कि भाई, ट्रंप खुद व्यापारी आदमी, तो उनको लगता है एक ऐसा आदमी जिसने व्यापार में इतना ज़्यादा पैसा कमाया हो और इतना ज़्यादा कामयाब हो, रॉकेट्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में, ये वाकई में जीनियस आदमी है। मस्क के डॉक्टर से कह रहे हो पागलपन की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं अभी बढ़ रहा था ये पागलपन की तरफ तो वो बढ़ रहे हैं, पर अब चक्कर क्या है कि मस्क को उन्होंने इतना ज़्यादा पॉलिसी में हाथ दे दिया है जो किसी व्यापारी को आज तक किसी सरकार में नहीं मिला। व्यापारी तो हमेशा से सरकार, सीधा स्टेक होल्डर्स तो कभी नहीं उसमें नहीं बनाते कि आप सिग्नेटरी हो जाओ। बिल्कुल। और उन्होंने धड़ाधड़ लोगों को फायर करना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ बजट काटना शुरू कर दिए। इसका भी भार हो सकता है ट्रंप को उठाना पड़े, क्योंकि सरकार जो है वो कंपनी की तरह नहीं चल सकती। आपकी कंपनी में थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए या कुछ सर्विसेज कम हो जाए, चल जाएगा कुछ दिन के लिए। वैसे तो इलॉन मस्क उसमें भी कामयाब नहीं हुए। उन्होंने जाके एक्स में, जो ट्विटर था पहले, लोग काटे, तो उससे वैल्यू गिर गई कंपनी की, आधी से कम रह गई जो उसकी, क्योंकि कंपनी जो होती है वो अगले 10-20 साल की कमाई के ऊपर उसकी वैल्यूएशन होती है, उसकी वैल्यू बनती है। तो लोगों ने उसको आधे से भी कम वैल्यूएशन कर दिया। तो जिस तरह से इलॉन मस्क इस वक्त काट रहे हैं सरकार में, मैं ये कहूँगा कि ये हो सकता है कि सरकार अपने बेसिक फंक्शन ही पूरे ना कर पाए, मेडिकेड और एम्प्लॉयमेंट गारंटी और वो सारी जो बेसिक फंक्शन है। तो ट्रंप के खुद के वोटर कहीं परेशान ना हो जाएं इन चीज़ों से कि ये
ट्रम्प चाह रहे हैं कि बजट कट हो ताकि वो टैक्स कट कर सकें, क्योंकि वो भी रिपब्लिकन्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, ट्रम्प का रहता है कि मैं टैक्स कट करूँगा, जिसमें ज़्यादातर अमीरों के ही टैक्स कट करते हैं वो, पर ये तो हर देश में ही है, ये तो हर देश में ही है, बट बजट कट की जगह ये ना हो जाए कहीं कि वोटर ही खिलाफ हो जाएं। मस्क के अलावा कौन लोग हैं जिन पर नज़र रहनी चाहिए ट्रम्प की टीम में? देखिए, मस्क के अलावा, ट्रम्प की टीम के अलावा आपको दो चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए मेरी राय में। एक तो आपको यूएस स्टॉक मार्केट पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प हमेशा स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं। अगर उनको ये लगा कि स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गया टैरिफ्स की वजह से या इमिग्रेशन रोकने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, किसी भी वजह से, तो ट्रम्प का रवैया बदल जाएगा, अपनी टीम की तरफ भी, इलॉन मस्क की तरफ भी और बाकियों की तरफ भी। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा कि ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग क्या है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, कीमतें बढ़ गई और लोगों की नौकरियां चली गई, तो ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग जो है पोलिंग में कम हो जाएगी। उसका भी ट्रम्प एकदम से अपनी नीतियां बदल सकते हैं, उसके चक्कर में भी वही उनके ऊपर मेन चेक है इस वक्त। तो वो अपनी टीम में, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो मार्को रूबियो हो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, चाहे वो हेग्सेथ हों जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। हेग्सेथ को भी उन्होंने एक बहुत बड़ा काम दिया है कि भाई डिफेंस बजट कम करो, और हेग्सेथ ने अनाउंस कर दिया है कि 8% से कम होना चाहिए हर साल अगले 4 साल तक, यानी कि कुल मिला के 33% कम हो जाएगा जब तक ट्रम्प चाहेंगे डिफेंस बजट। ये उनका गोल है। मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है, पर गोल तो है ही, ताकि अमेरिका फर्स्ट, तो वो पैसा जो बचेगा। बाकी तो करने को बातें और भी थी, जजेस में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा। एक बड़े मशहूर जज हैं जिनकी FBI चीफ, यस, कैश पटेल, बिल्कुल। कैश पटेल जो हैं वो उनके ख़ास आदमी हैं ट्रम्प के। हाँ। तो कैश पटेल के ख़िलाफ़ थे सारे रिपब्लिकन्स, नहीं चाहते थे, मतलब डेमोक्रेट्स ही नहीं बट रिपब्लिकन्स भी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी, नहीं चाहते थे। हाँ, पर कैश पटेल ऐसे हैं कि वो बिल्कुल जुडिशल इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देंगे। पहले अमेरिका में क्या होता था कि ये जो जुडिशल इन्वेस्टिगेशंस होती थी ये काफ़ी हद तक अमेरिकन प्रेसिडेंट से इंडिपेंडेंट होती थी, उनका दखल अंदाजी नहीं होती थी इसमें। पर कैश पटेल ऐसे हैं कि अगर ट्रम्प कहेंगे दिन के वक्त की रात हो चुकी है, तो वो कहेंगे हाँ रात ही है इस वक्त, और कहेंगे उठो तो उठेंगे और बैठो तो बैठेंगे। तो वो इस बात से लोग बहुत डर रहे हैं कि कैश पटेल अब FBI का और जुडिशरी का क्या हाल करेंगे। तो साहब, इशारे ये हैं कि सारी संस्थाएं जो हैं एक लाइन में खड़ी हैं, और थोड़ी देर बाद हमारा एक और पॉडकास्ट है क्राइम ब्रांच, उसकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। और हमने ठीक ठाक रिकॉर्डिंग कर ली है। मेरा ख्याल है इस बार के लिए काफ़ी है, फिर मिलेंगे। और सच में सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और इतनी सी देर में, मतलब इतनी बार बात हुई है पर मुझे एकदम से बहुत चीज़ें नई पता चली, और बहुत सरलता से समझाते हैं आप इतने जटिल मुद्दे भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मुझे उम्मीद है पढ़ाकू नितिन का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमने थोड़ा ठहर कर किया लेकिन विस्तार में किया, और एक एक बात पर कोशिश की कि बात हो जाए। फिर भी कुछ छूट गया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पढ़ाकू नितिन अगले गुरुवार फिर हाजिर होगा। आपको लगता है किसी टॉपिक को हम छोड़ रहे हैं, किसी गेस्ट से बात होनी चाहिए, वो भी बताइएगा। सारे कमेंट्स पढ़ते हैं।